चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। कंपनी लॉ के अंदर अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो कौन सा चैप्टर है? डिपॉजिट, है ना। एक बार चैप्टर का नाम बोलिए। एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं, ठीक है। डिपॉजिट चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ रहे हैं जरा देखिए। पढ़ लिया? जल्दी बताइए। डिपॉजिट का पिछली क्लास में डेफिनेशन हो गया था और इलस्ट्रेशन भी हो गया था, इतना हमने पढ़ लिया। आज हमें ये सब पढ़ना है ना, जल्दी हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर को खत्म करेंगे हम तुरंत। चलिए जल्दी हो जाए, क्योंकि इसका मेन डेफिनेशन ही था। डेफिनेशन याद है तुम लोगों को? क्या था डेफिनेशन? डिपॉजिट मीन्स एनी काइंड ऑफ बोरोइंग विच डजंट फॉल इन द एक्सक्लूजन लिस्ट provided under rule 21C of companies acceptance of deposit rules 2014। यही था ना। मतलब कंपनी अगर बोरिंग करे तो बोरिंग क्या माना जाता है? जैसे कि वो डिपॉजिट हो, बशर्ते वो एक्सक्लूजन लिस्ट में फॉल ना करे। कितने एक्सक्लूजन लिस्ट थे? 18। तो 18 में फॉल अगर नहीं किया तो दैट विल बिकम डिपॉजिट। लेकिन अगर 18 में फॉल कर गया तो वो डिपॉजिट नहीं है, ठीक है। बात नहीं करेंगे, हाँ जी, शांत। अब ध्यान से सुनिए, हेडिंग बोलो जोर से, जोर से और जोर से। अरे यार 3 बार थोड़ी बोलते हैं, ठीक है। काइंड अगर आप देखेंगे तो 2 है। ये एक्चुअली यहां से ऐसे लिखा गया है, ये देखो ऐसे। अब आप यहां करो फर्स्ट, यहां करिए फर्स्ट और यहां करिए सेकंड। ऐसे ही तुम्हारे बुक में, ठीक। फर्स्ट एंड सेकंड। एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम शांत। चलिए सबसे पहले अगर आप इसको पढ़िए, एक है डिपॉजिट, ऐसे ऐसे टिक लगाओ, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यही 2 डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। यही काइंड ऑफ डिपॉजिट है और यही मोड ऑफ डिपॉजिट। ये क्या है? मोड ऑफ डिपॉजिट। यही है सोर्स ऑफ डिपॉजिट, मतलब कहां कहां से डिपॉजिट के नाम पर पैसा ले सकते हैं। ये हुआ ना। तो हम अपने मेंबर से ले सकते हैं और हम पब्लिक से भी ले सकते हैं। अगर मेंबर से लेंगे कौन सा सेक्शन लगेगा? पब्लिक से लेंगे कौन सा सेक्शन लगेगा? ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब दोनों का थोड़ा सा प्रोसीजर अलग अलग है। शुरू करते हैं, चलिए शुरू करें। आओ, काइंड ऑफ डिपॉजिट। सुनिए, इधर देखिए, पहले इधर देखो, ऊपर देखो, इधर देखो। 2 तरीके का डिपॉजिट है। फर्स्ट इज डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, सेकेंड इज डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। डिपॉजिट याद है ना तुम लोग को? इट्स अ काइंड ऑफ बोरोइंग मेड बाय अ कंपनी, ठीक है। कंपनी बोरो करती है पैसा, ठीक है। आइए, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर का मतलब है आप अपने शेयर होल्डर से ही डिपॉजिट के नाम पर पैसा मांग रहे हैं। तो क्या आप इनसाइडर से पैसा मांग रहे हैं या आउटसाइडर? इनसाइडर। अब इनसाइडर से अगर पैसा मांगेंगे तो क्या ये प्राइवेट प्लेसमेंट जैसा हो गया? शॉर्टकट रूट हो गया? अरे बोलो यस। तो सुनिए, इसमें आप दोनों कंपनी को अलाउ करते हैं। प्राइवेट कंपनी कैन ऑल्सो टेक दिस रूट एंड पब्लिक कंपनी कैन ऑल्सो टेक दिस रूट। तो दिस रूट इज एसेसिबल टू ऑल द कंपनीज वेदर इट इज प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। अब भाई ये तो प्राइवेट प्लेसमेंट तो सभी कर सकती हैं, तुम लोग भी पता होगा। चलिए अब देखिए, इस रूट से आपको बस क्या करना है? सर्कुलर इशू करना है। क्योंकि देखिए, आपके मेंबर को रात में सपना तो नहीं आ जाएगा कि तुम्हें डिपॉजिट के नाम पर पैसा चाहिए। उनको भाई भेजना तो पड़ेगा इनविटेशन डॉक्यूमेंट कि हम आपसे डिपॉजिट के नाम पर पैसा चाहते हैं ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो इट्स लाइक अ प्रोस्पेक्टस। अब चूंकि ये प्राइवेट प्लेसमेंट है तो यहाँ पे इसको सर्कुलर बोलते हैं, और इस सर्कुलर सीधा मेंबर के घर पे भेज देना। क्यों? क्योंकि मेंबर के बारे में तो आपको पता ही होगा, रजिस्टर्ड मेंबर पे। आप जानते हैं हर कंपनी रजिस्टर्ड मेंबर पे अपने मेंबर का पूरा डिटेल लिखती है। तो क्या इसमें कोई न्यूज़पेपर का रूट होगा क्या?
न्यूज़पेपर का कोई रूट होगा क्या ना, न्यूज़पेपर का रूट तब हम लेते हैं जब पब्लिक इन्वॉल्व हो, यहाँ पब्लिक तो इन्वॉल्व नहीं है। तो सर्कुलर इज लाइक प्रोस्पेक्टस, सर्कुलर इज लाइक प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करो तो इट्स लाइक अ पीपीओएल, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। बस यहाँ पे नाम बदल गया है, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर। क्या बोलते हैं, सर्कुलर। सर्कुलर के बगल में लिखो इनविटेशन डॉक्यूमेंट। सर्कुलर क्या है, इनविटेशन डॉक्यूमेंट। लिखा, चार्ट में, चार्ट चार्ट बना हुआ है बुक में, तुम्हारे बुक में चार्ट है, देखो आगे पीछे कहीं है, 355 पेज पे है। पीछे चला गया है ना, मिल गया। चलिए आगे आगे, इधर देखो, इधर देखो, अरे इधर देखो, इनविटेशन डॉक्यूमेंट। सर्कुलर क्या है, इनविटेशन डॉक्यूमेंट। अब सुनो, एक बात बताइए, ऐसा करने के लिए शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, यस, बाय पासिंग द ओआर। तो यहाँ ओआर से ही काम चल जाएगा, एसआर की जरूरत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इधर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक वाला रूट क्या लगता है तुम्हें, हर कंपनी को दोगे या सिर्फ बड़ी कंपनीज को? आपको याद होगा, पब्लिक को तो टच वही कंपनीज करती हैं जो कैपेबल हो, एंड कैपेबल इज हु इज अ, विच इज अ बिग कंपनी। बिग कंपनी में प्राइवेट पब्लिक में देखोगे तो पब्लिक बिग है, और पब्लिक में भी सारी पब्लिक नहीं, पब्लिक में से भी छांटेंगे बड़ी बिग। ये देखें यहाँ पे, उसको बोलते हैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी। क्या बोलते हैं, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी में वो पब्लिक कंपनी आएगी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़, 1000 नहीं, 100 करोड़ के बराबर या ज्यादा है। या ये देखिए ओआर नहीं है, और है, ये दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई कर लोगे तो दैट कंपनी विल बिकम एलिजिबल कंपनी। टर्नओवर कितना है, 500 करोड़ या उससे ज्यादा। समझ में आ गया, करोड़ का स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक। अब सुनिए, इसका मतलब एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। बोलो कौन कौन? पहले तो आप पब्लिक कंपनी होने चाहिए, ऐसे 1 2 लगाओ। अब या तो आपका नेटवर्थ कितना हो जाए, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या मैं 2A लिख देता हूं, या है ना, 2 या 2A में से किसी को भी सेटिस्फाई कर दो। या तुम्हारा टर्नओवर कितना हो, 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा। तो पब्लिक में सारी पब्लिक कंपनी या बड़ी पब्लिक कंपनी? बड़ी पब्लिक कंपनी किसको कहते हैं, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल कौन है, दैट पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ कितना है, 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा, या टर्नओवर कितना है, 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा। इन दैट केस दैट पब्लिक कंपनी विल बी एलिजिबल टू टेक डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। बस अब पब्लिक चूंकि बीच में आ गया तो सर्कुलर यहां भी इश्यू होगा, पर क्या सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट? यस, यहां जो सर्कुलर इश्यू होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। इसको ऐसे टिक मारो, ऐसे, सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। टिक लगाया, सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब चूंकि पब्लिक को इनवाइट करना है तो पब्लिक को तो एडवर्टाइज करके ही बुलाएंगे, ठीक है। एडवर्टाइज कहां होगा, न्यूज़पेपर में। कहां होगा, न्यूज़पेपर में। एक काम करना, न्यूज़पेपर अभी पहले चार्ट को खत्म करने दो, उसके बाद करता हूं, न्यूज़पेपर यहीं लिख लेंगे हम। चलिए, अच्छा, ऐसा करने के लिए आपको शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा बाय पासिंग द एसआर। ओआर से काम नहीं चलेगा, क्या चाहिए, एसआर चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन। पर उसका एक एक्सेप्शन है, अगर डिपॉजिट आप अपने नेटवर्थ तक का ही ले रहे हो तो ओआर से ही काम चल जाएगा, एसआर की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारा नेटवर्थ कम से कम कितना होना चाहिए, 100 करोड़। तो अगर कंपनी का नेटवर्थ 100 करोड़ है और डिपॉजिट भी कितना ले रहे हो, 100 करोड़ का ही, तो इन दैट केस ओआर से ही काम चल जाएगा, एसआर की जरूरत नहीं। तो एसआर की जरूरत तब है जब आप नेटवर्थ से बाहर जाएंगे तब। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए अब एक काम करते हैं, चार्ट को और अच्छा करते हैं हम लोग, तुम लोग मुझे बताते जाना। सबसे पहले क्या ये 73 का रूट है, और ये पब्लिक से लेंगे तो कौन सा सेक्शन लगेगा, 76, और अपने ही मेंबर से लेंगे तो 73। ये समझ में आ गया। अब जरा मुझे बताते जाओ, जो सर्कुलर होगा वो कौन से फॉर्म में होगा, थोड़ा आगे जाइएगा। डीपीटी 2 है क्या, देखो तो जल्दी से, थोड़ा देख लो, अगले पेजेस पे कहीं आ रहा होगा, फॉर्म एंड पार्टिकुलर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट आ रहा है। डीपीटी 1 है कि डीपीटी 2 है, डीपीटी 1 है, तो इसलिए तो मैं बोला तुम लोग देख लो। कौन बोला, मेंबर वाले में डीपीटी 1 है, और इसमें पब्लिक वाले में भी डीपीटी 1 ही है। बोलो,
ये भी क्या है, डीपीटी 1। बस ये है, ये कहाँ जाएगा, न्यूज़पेपर में। कहाँ जाएगा, न्यूज़पेपर। बोलो कौन कौन सा न्यूज़पेपर, अरे बोलो जल्दी। इंग्लिश और हिंदी नहीं है, बस इंग्लिश तो वर्नाकुलर है, दूसरा वर्नाकुलर। और वेबसाइट भी है, देखो तो है कि नहीं, पहले यस सर बोलो सीधा, है। तो एक तो ये न्यूज़पेपर में जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा, वेबसाइट, है ना वेबसाइट। ठीक, अब ये चार्ट तुम्हारा कंप्लीट है, बहुत हद तक इसमें बहुत कुछ आ गया। चलो जल्दी से इसको चार्ट को ठीक कर लो। अब मैं लाइन बाय लाइन टैली कराऊंगा, ठीक है। ईवी का मतलब इंग्लिश एंड वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मतलब रीजनल लैंग्वेज। क्या हुआ, अरे क्या हुआ, डीपीटी डिपॉजिट, कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल है। तो डीपीटी का मतलब क्या हुआ, डिपॉजिट ही हुआ ना। ये एक जो वेंसडे को क्लास जो नहीं हुई ना, उसका असर आने लगा है ना। चलिए आगे बढ़े, हटा रहा हूं मैं, अब लाइन बाय लाइन टैली कराऊं। चलो भाई लाइन बाय लाइन टैली करते हैं, आ जाओ। चलिए भाई पहला वाला रूट कौन है, जल्दी जल्दी बोलते चलो। डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, तो प्राइवेट भी अलाउड है और पब्लिक भी अलाउड है। अपने मेंबर से तो कोई भी ले सकता है, बस इनको सिर्फ ओआर पास करना है। सिर्फ रेजोल्यूशन लिखे तो ओआर, क्योंकि जनरल मीटिंग है ना। अगर ये बोर्ड मीटिंग होता तो बीआर समझता, कोई दिक्कत। बाकी याद रखिएगा एक कंडीशन है, कंडीशन क्या सुन लो, D2H वाले बच्चे आंसर देते रहो। ये एक कंडीशन है कि आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और ये सर्टिफिकेट कहाँ जोड़ना है आपको, सर्कुलर में। जैसे मैं टिक लगाता हूँ ऐसे लगाया करो, तुम्हारे पास बुक नहीं है अभी तक, टिक लगाया करो। सर्कुलर आपको क्या करना है, एक सर्टिफिकेट देना है, कहाँ, सर्कुलर में, कि कंपनी ने, इट का मतलब कंपनी, कंपनी ने डिपॉजिट के रीपेमेंट से जुड़ा हुआ, चाहे ये एक्ट आने से पहले या एक्ट आने के बाद, ना तो रीपेमेंट में और ना ही पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया नहीं। या अगर डिफॉल्ट हुआ तो डिफॉल्ट को ठीक किए हुए कितने साल गुजर चुके हैं, 5 साल गुजर चुके हैं। तो इसमें दो बातें हैं, मैं टिक लगवा दूं कहां कहां दो बातें हैं। तो पहले सर्टिफिकेट, पहला कौन से बात का सुनो, पहले इस बात का कि कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया, किन चीजों में, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आप जानते हैं डिपॉजिट पे क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। और दूसरा, अगर गलती हुआ भी था कभी पेमेंट या रीपेमेंट में, तो उस केस में उस गलती को सुधारे हुए कितने साल गुजर चुके हैं, 5 साल गुजर चुके हैं। ये इस बात का सर्टिफिकेट आपको सर्कुलर में जोड़ना पड़ेगा। आप सर्कुलर में ऐड करेंगे तभी मेंबर आप पर विश्वास करेगा, तभी वो डिपॉजिट के नाम पर इस बार पैसा देगा। लेकिन अगर ये सर्टिफिकेट नहीं जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब आप अच्छी कंपनी नहीं है। आप डिपॉजिट के नाम पे पैसा ले तो लेते हैं, पर आप लौटाते नहीं हैं या उस पर इंटरेस्ट देते नहीं है। तो क्या आपको पहले अपने आप को पाक साफ दिखाना पड़ेगा, यस, इन वेयर, सर्कुलर। सर्कुलर दिखा के पैसा मांग रहे हो, अरे सर्कुलर दिखा के पैसा मांग रहे हो ना, तो सर्कुलर में सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा ना। तो बोलो किस बात का सर्टिफिकेट, दो बातों का, कि आज तक हमने चाहे प्रेजेंट कंपनीज एक्ट या प्रीवियस कंपनीज एक्ट, है ना। अब प्रीवियस कंपनीज एक्ट वाली बात तो खत्म हो गई, ये तो जब नया नया 2013 में एक्ट आया था तो 13, 14, 15, 16, 17 यही सब के आसपास चला होगा। क्योंकि पुराने में भी कोई डिपॉजिट आ गया होगा तो उसका 3 साल होता है, तो 3 साल भी बहुत, अगर 12 में भी लिया होगा तो 15 में तो कहानी खत्म था। लेकिन चलो फिर भी अब लिखा है तो लिखा है, चाहे इस एक्ट में चाहे पुराने एक्ट में, है ना। हमने अगर कभी डिपॉजिट लिया था तो उसके रीपेमेंट में या उसके इंटरेस्ट देने में हमने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया, या अगर डिफॉल्ट किया भी है तो उस डिफॉल्ट को रेमेडीड करने, रेमेडीड मतलब उसकी रेमेडी हो गई, उस डिफॉल्ट में जितनी भी परेशानियां थी उसको हमने खत्म कर दिया, और उसको खत्म किए हुए कितने साल गुजर चुके हैं, 5 साल गुजर चुके हैं। तो मान लीजिए 2022 में, कहा 2022 में आप डिपॉजिट का स्कीम ला रहे हो और आप बोल रहे हो कि सर 2010 में गलती हुआ था और 2012 में सुधार लिया था, चलेगा। 12 से 22 में तो 10 साल गुजर चुके हैं। अच्छा, गलती हुए हुए 5 साल गुजर चुके हो या गलती सुधारे हुए, कहां लिखा हुआ सुधारे हुए, जल्दी बोलो कहां लिखा हुआ है कि सुधारे हुए,
कंपनी हैड मेड गुड द डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट को ठीक किए हुए कितने साल गुजर चुके हैं। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे। चलिए अगला, ये वाला कौन सा केस है जल्दी बताओ। इधर इधर देखो, चलो ठीक है, वो अपना प्रोसीजरल काम में होने दो, तुम इधर देखो, पढ़ाई पर ध्यान दो। आइए, पब्लिक वाले में कौन सा सेक्शन लगता है, 1776। चलिए, सारी कंपनी को अलाउड है या ओनली एलिजिबल को। एलिजिबल कौन है, कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ कितना है 100 करोड़ तक, नहीं 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा, या आपका टर्नओवर कितना है 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा, आप क्या कहलाएंगे, एलिजिबल कंपनी। ये करने के लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा, एसआर, और एसआर की कॉपी एमजीटी 14 में किसको फाइल करनी पड़ेगी, आरओसी को। फिर वही बात यहां से हाउएवर है, हाउएवर वाले में किससे काम चल जाएगा, ओआर से काम चल जाएगा। कब, अगर आप जो डिपॉजिट ले रहे हो, अच्छा डिपॉजिट नया डिपॉजिट या पुराना डिपॉजिट जोड़ के सब ये देखो, टुगेदर विद द एग्जिस्टिंग बोरोइंग, प्रोपोज डिपॉजिट प्लस पुराना डिपॉजिट जोड़ जाड़ के भी वो नेटवर्थ से ज्यादा होता नहीं है, तो उस केस में ओआर से काम चल जाएगा, एसआर पास करने की जरूरत नहीं है ना, कोई दिक्कत। ये बात समझ में आया। जैसे तुम्हारा नेटवर्थ 100 करोड़ था, तुम 40 करोड़ और ले चुके थे पहले, और प्लस 60 करोड़ का नया ले रहे हो, तो भी दोनों मिला के 100 ही है। लेकिन अगर तुम यहां पर 70 लेने वाले हो तो 70 40 कितना हो जाएगा, 110, तुम्हारे नेटवर्थ से ज्यादा हो जाएगा, तो यहां ओआर नहीं, क्या चाहिए, ऐसा। ठीक है, अब सुनिए, इनके कुछ और भी कंडीशन है। पहला, अब आपको भी क्या करना पड़ेगा, यहां निकालना पड़ेगा सर्कुलर, कौन से फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, इस बार तो एडवर्टाइज करना पड़ेगा, है ना। और उसमें फिर आपको एक सर्टिफिकेट जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, तो वही वाला सेम सर्टिफिकेट कि हमने कोई भी डिफॉल्ट किया नहीं है, और वही वाला बात, अगर डिफॉल्ट किया भी था तो उसको खत्म हुए भी कितने साल गुजर चुके हैं, 5 साल गुजर चुके हैं। उसके बाद यहां से एक नया वाला, आपको एक क्रेडिट रेटिंग भी लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, क्रेडिट रेटिंग। जानते हैं क्रेडिट रेटिंग, आपको अगर ना समझ में आए, कभी टाइम मिले तो आप यूट्यूब पे जाकर लिखना क्रेडिट रेटिंग बाय सीएस नितेश कुमार जायसवाल, मेरा एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को देखिएगा। सिक्योरिटी लॉ में जैसे फिल्म की रेटिंग होती है ना, ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स की भी रेटिंग होती है, तो पब्लिक डिपॉजिट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जैसे AAA है तो अच्छा है, AA है तो नहीं अच्छा है, हर रेटिंग एजेंसीज के अपने अपने आप सिंबल्स हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अलग एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उनके अपने अपने अलग अलग क्या है एग्जैक्टली सिंबल्स हैं, उससे आप समझेंगे। आइए इधर देखिए, अब तो आपको क्या लेना पड़ेगा, क्रेडिट रेटिंग किससे लेना पड़ेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लेना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए 3 साल का डिपॉजिट है, तो रेटिंग बस एक बार लोगे या हर साल रेटिंग आपको रिव्यू कराना पड़ेगा, हर साल आपको रेटिंग ले लेके और आपको रिटर्न ऑफ डिपॉजिट के साथ क्या करना पड़ेगा, फाइल। क्योंकि रिटर्न ऑफ डिपॉजिट कैसे जाता है, ईयरली, क्या जाता है, ईयरली। तो 3 साल का डिपॉजिट है तो कितने बार इसका रेटिंग होगा, 3 बार। कितने बार होगा, 3 बार, ठीक है। मतलब जब तक कुछ चलता रहेगा, देखो लिखा ना, जब तक चलता रहेगा डिपॉजिट तब तक आपको हर साल क्या कराना पड़ेगा, रेटिंग कराना पड़ेगा। क्योंकि रेटिंग में क्या होता है मालूम है, शुरू में रेटिंग अच्छा है, बाद में रेटिंग गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, कंपनी का बिजनेस खराब हो गया दूसरे साल में, तो रेटिंग के हिसाब से ही सब कुछ होता है। रेटिंग अच्छा है तो लोग पैसा दे देते हैं, रेटिंग घटिया है तो लोग पैसा देते नहीं। तो हर साल क्या कराना पड़ेगा, रेटिंग। और वो मैंने दिखाया था तुम लोग को पिछली क्लास में, जब इस डिपॉजिट का एक एडवर्टीजमेंट दिखाया था, उसमें रेटिंग हुआ है। ठीक है, मैं दिखा दूंगा अभी फिर से, कोई बात नहीं, या चलो एक बार बोलो तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये किस कंपनी से रेटिंग कराया, सो देखो आप, ये देखो रेटिंग यहाँ पर, ये देखो क्राइसिल किया है रेटिंग। क्राइसिल क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और उसने कौन सा रेटिंग दिया है, FA नेगेटिव, FA नेगेटिव। अब FA नेगेटिव का क्या मतलब है, वो तो क्राइसिल के वेबसाइट पर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि FA नेगेटिव का मतलब होता क्या है। तो हाँ, सबका अलग अलग होता है। जैसे एक कंपनी और है, इकरा, नाम सुना है। एक कंपनी और है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, S&P, जो सेंसेक्स जो बनाता है, S&P, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, ये सब क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। खैर मॉड्यूल 2 में जब जाएंगे तो एक चैप्टर ही है उसके ऊपर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के ऊपर। क्योंकि देखिए, इन लोगों ने डिपॉजिट किससे मांगा, पब्लिक से। ये देखो लिखा है पब्लिक एंड शेयर होल्डर, इन्होंने अपने शेयर होल्डर से भी मांगा है और पब्लिक से भी। तो 73 भी लगा है और 76 भी,
तो देख रहे हो ना, इन्होंने दोनों से मांगा है। डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर 73, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक 76। और ये जो दिखा रहा था ये क्या था? सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। क्या था? सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। देखा ना, अभी न्यूज़पेपर में छपा था ना। अरे न्यूज़पेपर में छपा था तो तभी तो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलो अब आइए डिपॉजिटर। बताओ तो डिपॉजिटर कौन होगा? बोलो। अरे बड़ा आसान है यार, जो डिपॉजिट के नाम पर पैसा देगा वही डिपॉजिटर। डिपॉजिट के नाम पर पैसा देने के दो रूट हैं, 73 और 76, दोनों लिख दिया। कहा डिपॉजिट का मतलब एक आपका मेंबर है जिसने कौन से रूट से डिपॉजिट दिया है? 73। डिपॉजिटर का मतलब एनी पर्सन है जो कौन से रूट से दिया है? 76। बस यही है ना, देख लो। अरे डिपॉजिटर कौन है जल्दी बताओ आप? डिपॉजिटर वो लोग हैं जो आपको डिपॉजिट के नाम पर पैसा देते हैं। रूट कितने हैं? दो, 73 और 76। तो वही तो लिखा है। 73 में मेंबर ही होता है और 76 में एनी पर्सन हो सकता है, क्योंकि वो क्या है? पब्लिक। जल्दी देखो, ऐसे टिक मारो, जल्दी टिक मारो, ऐसे ऐसे कनेक्शन किया दोनों में, ठीक है? पक्का ना? चलो अब आ जाओ, मेन ये है रूल नंबर 3। आपको याद होगा रूल नंबर 2 में डेफिनेशन था और रूल नंबर 3 में क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन। इस सारे टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अब ये सब इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, तो जल्दी हो जाएगा। मेन डिपॉजिट का डेफिनेशन टफ था, लेकिन फिर भी तुमको कहीं लगे कि नहीं समझ में आया तो पूछना। शुरू करें। पहला बताओ क्या है? अरे जोर से बोलो। पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अब सुनो, इधर देखो, इधर देखो, इसके ऊपर पूरा चार्ट, इधर देखो, इधर देखो, समझना अच्छे से जो मैं बोल रहा हूं। पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का मतलब डिपॉजिट के नाम पे आप जो पैसा लेंगे वो कितने दिन आप रख सकते हैं। कितने दिन रखने का मतलब कितने दिन के बाद आपको लौटाना ही पड़ेगा। ये समझ में आ गया? तो पीरियड ऑफ डिपॉजिट का मतलब है मेच्योरिटी। लिखो कहीं ब्रैकेट में, मेच्योरिटी पीरियड। यहां रिडेम्पशन तो होता नहीं जो तुम रिडेम्पशन पीरियड बोलोगे, यहां वर्ड क्या चलता है? मेच्योरिटी पीरियड। लिखिए मेच्योरिटी पीरियड, कि कितने दिन में डिपॉजिट मेच्योर हो जाएगा और आपको वापस करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करें। आइए सबसे पहले यहां देखो क्या लिखा हुआ है। आज आपने मालूम चला डिपॉजिट के नाम पर पैसा ले लिया, तो कितने साल तक रख सकते हैं? मैक्सिमम 3 साल तक। इसका मतलब जैसे अब तुम लोग से पूछता हूं, बताओ डिबेंचर का पैसा कितने दिन तक रख सकते हो? 10 साल। प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा 20 साल और डिपॉजिट का पैसा 3 साल। 3 साल से ज्यादा नहीं। ये समझ में आ गया? तो डिपॉजिट के नाम पर जो पैसा लेंगे वो 3 साल में लौटाना ही पड़ेगा। जल्दी से एडवर्टीजमेंट चेक करो, इस चैप्टर के लास्ट में लगाया है। तुम्हारा जो भी स्कीम बनाया होगा 3 साल में मेच्योर कर रहा है। शुरू में बॉक्स बना हुआ है, देखो देखो क्या लिखा हुआ है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। 3 ईयर से ज्यादा जा रहा है क्या? अरे मिला नहीं मिला? कौन सी कंपनी है? KCP लिमिटेड। शुरू में ही बॉक्स बनाया, देखो 1 2 3 1 2 3, 3 ही साल का दिखा रहा है, देख लो आप। और देखो तो सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। अच्छा पहला वाले स्कीम का क्या नाम रखा है लोग? क्यूमुलेटिव क्या रखा? देखो तो पहले वाले स्कीम का क्या नाम रखा है? फिक्स्ड। और दूसरे वाले स्कीम का दूसरे बॉक्स में क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट। अच्छा फर्स्ट वाले में तुम जरा देखो, फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रहा है वो? 10.50। और 2 साल तक का है तो, और 3 साल का है तो है, तो जितना लॉन्गर पीरियड के लिए दोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है वो। बोलो। लेकिन जो भी है मैक्सिमम 3 इयर्स है। मैक्सिमम क्या है? 3 इयर्स। आइए इधर देखिए, ध्यान से सुनो जरा, ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं शांति से। अच्छा एक बात याद रखिएगा, मैक्सिमम पीरियड कितना है एग्जैक्टली? 3 साल। अच्छा मिनिमम पीरियड 6 मंथ। मिनिमम पीरियड 6 मंथ का मतलब यह है कि तुम जो वादा करोगे कि हम आपका पैसा लौटा देंगे, वो वादा 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, लेकिन 3 साल से पहले। अच्छा 3 साल कितने महीने होते हैं? 36, और 6 महीने हटा दीजिए, तो 6 महीने के बाद लेकिन 36 महीने से पहले। अच्छा आप ये कह सकते हैं कि हम इस बीच में आपको लौटा देंगे ना, क्योंकि देखिए सुनिए, ऐसा वादा टूटने वाला ही है। क्योंकि आप सुनिए, डिपॉजिट के नाम पर आपने पैसा लिया है, 6 महीने में कैसे वापस कर दोगे? 6 महीने से पहले, क्योंकि आप पैसा लेंगे तो कहीं लगाएंगे भी तो इसलिए कोई भी कंपनी अगर वादा करती है कि हम आपसे आज पैसा ले रहे हैं और 2 महीने में लौटा देंगे, तो वो वादा टूटने वाला ही है।
इसलिए कंपनी लॉ ने मना कर दिया है कि आप जो भी डिपॉजिट के नाम पर पैसा लेंगे उसका मेच्योरिटी पीरियड 6 महीने के बाद ही होगा, लेकिन 36 महीने से पहले। अब इतना देर से मैं बता रहा हूं, एक बात बताओ, तुम लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन क्यों नहीं करते हो फीस उसके मामले में, कि उसको बार बार नहीं, कुछ बच्चे हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते हैं, क्या करोगे, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, ये तो दुनिया का रीत है, इस रीत को मैं तोड़ नहीं सकता। लेकिन ये क्यों आना पड़ता है, स्टाफ को अंदर आना पड़ता है, चेकिंग करना पड़ता है, बच्चों को उठाना पड़ता है, ये सब अच्छा लगता है क्या? ये कॉमर्शियल वर्ल्ड है यार, आई हैव टू ऑल्सो पे अ वेरियस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। तो यहाँ दुनिया में कोई कहाँ कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है, तो जो डिसाइडेड हुआ है वो आपको करना चाहिए। कितना ज्यादा फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है, बच्चों का जब एडमिशन होता है तो ड्यू डेट लिखा जाता है उसके रसीद पे कि इस ड्यू डेट को देना, कितना बढ़िया इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी भी देते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, उस समय कुछ नहीं बोलेंगे, डेट निकल गया, अगर बच्चे अगर अच्छे होते तो डेट निकलते ही उसको ऑफिस पहुंच जाना चाहिए कि सॉरी मैम डेट निकल गया है, हम 2-4 दिन के बाद देखते हैं, ये लीजिए मेरे पापा से बात कर लीजिए, हमारा डेट निकल गया है, 2 दिन या 3 दिन या 10 दिन के बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। ये कोई नहीं करता, और जब उसको पकड़ा जाता है यहाँ पे तो मुझे मैसेज करता है, मैं ऐसे मैसेज का जवाब नहीं देता, क्योंकि मैं या तो पढ़ा लूं या तुम्हारा फीस डिस्कस कर लूं। मैं फीस डिस्कस करने वाला आदमी थोड़ी हूं यार। कभी जिंदगी में मैंने क्लास में बोला फीस के बारे में, किसी बच्चे को उठा ले चल ला फीस ला, कभी बोला जिंदगी में? उसके लिए स्टाफ रखा है मैंने। तुम जब एडमिशन कराने आए थे रिसेप्शन में मैं बैठा हुआ था, क्या बात करते हो यार? बच्चा तुरंत इतना लंबा मैसेज मुझे लिख देता है, अब लिख दो पर मैं जवाब ही नहीं दूंगा। अब मैं क्या करूं, इसमें घुसूंगा तो और दिक्कत है मेरे लिए, या मैं सीधा मकान मालिक का नंबर दे देता हूं जगह जगह का, और जहां मेरा स्टाफ सबको सैलरी के लिए तुम लोग का नंबर दे देता हूं, टीचर्स के पेमेंट के लिए तुम लोग का नंबर दे देता हूं, तुम लोग डील करो। यही करूंगा और क्या करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल BSES वाले को तुम्हारा नंबर दे देता हूं, पानी वाले को तुम्हारा नंबर दे देता हूं, सफाई वाले को तुम्हारा नंबर दे देता हूं, बस टेंशन मेरा खत्म। क्या करना मुझे, बाकी मेरे खर्चे चला देना, बात खत्म। तो प्लीज यार तुम लोग, मैं थोड़ा सा स्टूडेंट से ये सब बात नहीं करता, लिहाज रखता हूं, तो तुम भी तो लिहाज रखो मेरा। मतलब मैं लिहाज रख रहा हूं कि मैं बच्चों से ये सब बात नहीं कर रहा और तुम मेरा लिहाज नहीं रख रहे। तो इस वीडियो के बहाने मैं सारे बच्चे जो मेरे से पढ़ते हैं उनको मैं बता दूं, प्लीज फीस उसके बारे में मुझे मत बोला करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और ऐसे मजबूर मत किया करो स्टाफ को कि क्लास के बीच से उठा के ले जाए, वो मजबूर होते हैं तभी ऐसा काम करते हैं। तुम्हारा ड्यू डेट निकला, तुमको खुद पहुंचना चाहिए ऑफिस कि सॉरी मैडम मेरा ड्यू डेट निकल चुका है, मैं चाहती हूं 7 दिन का एक्सटेंशन मिले या 10 दिन का एक्सटेंशन मिले। कौन नहीं देगा, दे देता है लोग, लेकिन तुम यार राइट समझोगे उसको, ये कोई बात है क्या? चलिए अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत परसिस्टेंट होता है तब जाके स्टाफ कुछ बोलता है। अब देखो मैं पढ़ा रहा हूं, बीच में डिस्टर्बेंस हो गए, मैं यहां 24 घंटे कोर्स कंप्लीट करने पे लगा हुआ हूं टाइम पे, और यहां पर देख रहा हूं कि ये सब हो रहा है। भाई अपना रसीद देखा कीजिए, जब भी ड्यू डेट आए, अगर लग रहा है सबके घर में प्रॉब्लम होती है, कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम है, वहां जाके स्टाफ को बोलो मेरे घर में ये हो गया है, ये ड्यू डेट के अलावा मैं 5 दिन में पेमेंट कर दूंगी, 10 दिन में पेमेंट कर दूंगी। कौन स्टाफ नहीं मानेगा, प्यार से बात करोगे तो। लेकिन जब स्टाफ पकड़ता कि अरे इसका तो जून का ड्यू डेट था और ये अगस्त में बैठा हुआ है, तो दुनिया में किसको गुस्सा नहीं आएगा? क्योंकि स्टाफ सबका सैलरी रुका हुआ है अभी, तो वो तो खूंखार बनेगा ही। वो तो स्टाफ सबको बोल दिया, लोग बोला सर सैलरी, मैंने बोला पेमेंट तो है नहीं मेरे पास, तो कहा पेमेंट आता कहाँ से है भाई? तो स्टूडेंट की फीस से। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता भाई, तुम लोग देखो। तो ये लोग खूंखार बन गया है, जहां स्टूडेंट बिना फीस का मिल रहा उसको घसीट रहा है। अब अगला नंबर मकान मालिक आएगा क्लास में, मकान मालिक बोलेगा मुझे कि रेंट दीजिए, मैं बोलूंगा सर पैसा नहीं है। तब ऐसा क्यों नहीं है कि स्टूडेंट फीस नहीं जमा किया? तो मैं बोला वो है स्टूडेंट, सब जाइए वहां। तो आइए, खैर मैं फिर से बोल दे रहा हूं, कोई बात नहीं, ध्यान दो इधर। एक बात बताइए, रीपेमेंट पीरियड समझते हैं आप, मेच्योरिटी समझते हैं? मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है? जब डिपॉजिट मेच्योर हो जाए, इसका मतलब पैसा कंपनी को करना है अब वापस, उसको क्या बोलते हैं? रीपेमेंट। क्या बोलते हैं? रीपेमेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। तो रीपेमेंट का जो पीरियड है वो 6 महीने से पहले का नहीं हो सकता, और 36 महीने से बाद का नहीं हो सकता, या 3 साल से बाद का। तुम दोनों को ना मंथ में याद रखो, ज्यादा अच्छा है। 6 महीने से पहले नहीं हो सकता,
36 महीने के बाद नहीं हो सकता। तो देखो कितना बढ़िया तो मैंने चार्ट बनाया है। देखो तो यस का टिक कहां मारा मैंने, 6 महीने के बाद पर 36 महीने से पहले, यही है ना। अरे जहां जहां क्रॉस लगा वो नहीं चलेगा, तो 6 महीने से पहले नहीं चलेगा और 36 महीने के बाद नहीं चलेगा। चलो मैं ऐसे बोलता हूं, इधर देखो, मैं बोल रहा हूं कि आज मैंने डिपॉजिट के नाम पर आपसे पैसा लिया है, मैं आपको लौटा दूंगा 9 महीने में, चलेगा? 17 महीने में लौटा दूंगा, 22 महीने में लौटा दूंगा, 24 महीने में लौटा दूंगा, 36 महीने में लौटा दूंगा, चलेगा? 37 महीने में लौटाना, 5 महीने में लौटा दूंगा, 6 महीने से पहले नहीं, 36 महीने के बाद नहीं, याद रहेगा? तो रीपेमेंट पीरियड मस्ट बी आफ्टर 6 मंथ बट टिल 36 मंथ। समझ में आ गया ना? चलिए आइए इधर देखिए, अब ये हो गया क्लियर। अब देखो आगे, देखो आगे देखो, ये हो गया क्लियर। अच्छा इसमें एक एक्सेप्शन है। अच्छा देखो तो एक्सेप्शन किसमें है पहले बताओ। इस वाले में एक्सेप्शन है, मैक्सिमम पीरियड में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अगर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, क्या है? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, तो आप 6 महीने से घटा के कहां तक पहुंचा सकते हैं? 3 महीने भी कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, याद रखना, सुनिए इसको मैं क्या नाम देता हूं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। पर याद रखिएगा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, मतलब शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के रूट से आप ज्यादा पैसा रेज नहीं कर सकते। अच्छा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के नाम से लेने हैं तो कम पैसा लेंगे। अच्छा हम ऐसे बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में 4 महीने में लौटा दूंगा, यस। 5 महीने में लौटा दूंगा, यस। 6 महीने में लौटा दूंगा, यस। 7 महीने में लौटा दूंगा, यस। 8 महीने में लौटा दूंगा, यस। ये सब मतलब शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कहां से शुरू हो जाएगा? 3 महीने के बाद से ही शुरू हो जाएगा। पर याद रखना ये सिर्फ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के लिए है, नॉर्मल डिपॉजिट के लिए नहीं है। तो यहां पर लिखो तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, यहां लिखो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ? मेरे में तो नहीं लिखा हुआ। अच्छा लिखा हुआ, हाँ मैंने क्लिक ही नहीं किया था। चलिए अब मैं तुम लोग से पूछ लेता हूं, समझ में आ जाएगा। देखो इधर सुनो, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के नाम से ले रहा हूं तो 3 महीने के बाद पर 36 महीने से पहले, मतलब 36 महीने तक। तो इसको अगर लिखने का तरीका हो तो 3 मंथ से 36 लिख सकता हूं, है ना? तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के नाम से मोर देन 3 मंथ्स होना चाहिए, बट टिल 36 मंथ। नॉर्मल डिपॉजिट है तो, नॉर्मल डिपॉजिट है तो मोर देन 6 मंथ, बट टिल, बोलो बट टिल 36 मंथ्स। आप समझ में आ गए? पर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के थ्रू क्या बहुत ज्यादा बोरिंग होगा? कम कम, हम देखेंगे आगे। ये समझ में आ गया? चलिए उतार रहे हो क्या ये सब? उतारोगे तो उतार लो। एसटीडी का मतलब शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। अभी मैं शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में बताऊंगा, अभी बताया नहीं मैंने, एक सेकंड रुक जाओ। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पहले आने दो तब, इसीलिए तो इसका नाम है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, क्योंकि वो 6 महीने से पहले भी उसका रीपेमेंट हो सकता है, लेकिन पहले का मतलब बहुत पहले भी खींचोगे तो 3 महीने से पहले नहीं। क्या चीज? तो उसके लिए आगे के पेजेस है ना, आगे के पेजेस हैं। अभी डिपॉजिट चैप्टर खत्म थोड़ी हुआ है। पहले किसी भी चैप्टर में पढ़ाया जाता है डूज, कि क्या क्या करना है। लास्ट के पेज पे क्या आता है कि नहीं कि डूज अगर नहीं किया तो होगा क्या। चिंता मत कीजिए, वो आपको बताऊंगा। पेनल्टी पनिशमेंट भयंकर है। क्या री इन्वेस्ट? री इन्वेस्ट नहीं कहते हैं इसको, रोल ओवर कहते हैं। कि वो पैसा वो तो उसके लिए देखना पड़ेगा ना कि कंपनी डिपॉजिट का स्कीम फिर से ला रही है कि नहीं। रोल ओवर अलाउड नहीं है, या रोल ओवर करेगा भी तो उसका तरीका होगा। रोल ओवर का मतलब फिर से उसको कर दिया, जैसे 3 महीने का जहां पर आया रीपेमेंट का डेट, कहा फिर से 3 साल और, यही ना, उसको रोल ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं? रोल ओवर। तो रोल ओवर का तरीका होगा, पर यहाँ रोल ओवर का कोई तरीका दिया नहीं है लोग, इसका मतलब 3 साल में आपको पैसा लौटाना ही पड़ेगा। समझिए, आगे बढ़े। चलो इधर देखो, ये चार्ट तुम्हारे बुक में बना हुआ है, आइए इधर देखिए आप। चलो भाई, ये यहां लिख भी दिया है, मैं क्या बोलूंगा, लिख ही दिया है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के नाम पर क्या बहुत ज्यादा पैसा ले पाओगे या 10% तक ही? अब ये छोड़ दो, ये कुछ देर में पढ़ने वाले, क्योंकि जनरली अलाउड होता है 25%, लेकिन यहां पर सिर्फ कितना बोला? 10%। इतना तुम समझ गए ना। जनरली कितना परसेंट होता है? 25%, पर यहां क्या बोले हुआ है? 10। चलिए आगे हेडिंग बोलो। आ ही गया, लिमिट आ ही गया।
सीलिंग लिमिट का मतलब होता है मैक्सिमम, सीलिंग का मतलब मैक्सिमम होता है, सीलिंग का मतलब मैक्सिमम ही तो होता है। अरे सीलिंग का मतलब छत होता है ना, तो छत की छत क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट ही तो होता है। अगर एक फ्लोर के हिसाब से बात करें तो सीलिंग मीन्स मैक्सिमम। तो चलो आओ भाई मैक्सिमम लिमिट इधर देखो, इधर देख लो सारे बच्चे, पहला कौन सा केस है, बोल ही नहीं रहा कोई यार। ये चार्ट बनाने में बहुत मेहनत हुआ है, इसको समझो अच्छे से। इसका मतलब मुझे लग रहा है 73 का रूट है। कैसे पता चला 73 का रूट है, अरे बोलो, अदर देन एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी 76 है ना, तो ये तो 73 का रूट है। 73 के रूट से जाएंगे तो आप कितना पैसा उठा सकते हैं डिपॉजिट के नाम पे, पेड अप शेयर कैपिटल लिख लो, फ्री रिजर्व जोड़ दो उसमें, उसका 25%। मान लो एक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 200 लाख है और फ्री रिजर्व 100 लाख है, तो दोनों को जोड़िए, 300 का कितना, 75 लाख तक का पैसा वो उठा सकता है मेंबर से। किससे, मेंबर से, क्योंकि पब्लिक का तो रूट ही नहीं है ये। अरे पब्लिक का रूट है क्या, पब्लिक का रूट कौन लेगा, सिर्फ एलिजिबल, एलिजिबल के लिए हम बाद में बात करेंगे। तो ये समझ में आ गया। तो मेंबर से कितना पैसा उठा सकते हो, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व को जोड़िए, और जोड़ने के बाद जो भी अमाउंट आता है उसका कितना परसेंट, 25%। तो 25% तक का पैसा आप उठा सकते हैं डिपॉजिट के नाम से। किससे, मेंबर से। कौन से सेक्शन के अंदर, 73। ये समझ में आ गया। अब आओ ये वाला केस, इन केस ऑफ एलिजिबल, आपको याद होगा एलिजिबल को सब कुछ अलाउड है, ये मेंबर से भी ले सकते हैं और पब्लिक से भी ले सकते हैं, मालूम है ना। अरे इनको तो सारा ही अलाउड है। तो सुनिए इधर देखो, इधर देखो, इसलिए दो रूट खुल गया। पहले रूट ऐसे है, पहले एलिजिबल में भी किसको लिया, पीएसयू, पीएसयू को मतलब गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है तो कहानी अलग है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो कहानी अलग है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर वाली एलिजिबल हो तुम, कौन वाली एलिजिबल हो, पब्लिक सेक्टर वाली, तो सीधे लिखा है 35% ऑफ पीएससी प्लस एफआर, सीधा लिखा। ऐसे बोलोगे सर तो क्या प्राइवेट सेक्टर को कम है, प्राइवेट सेक्टर को भी उतना ही है, पर वो ना बटा हुआ है, ऐसे बटा हुआ है। इधर देखो, इधर देखो, अगर आप मेंबर से पैसा ले रहे हैं, आप जानते हैं एलिजिबल कंपनी 73 का भी रूट ले सकती है, या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ले रहे हैं, तो इन दोनों केस में तो इट इज मैक्सिमम। और अगर आप पब्लिक से ले रहे हैं, अदर का मतलब तो पब्लिक ही बचाओ, तो फिर दैट इज 25। इनके लिए भी 35 है, पर इनके लिए है 10 + 25। नहीं समझ में आया, 10 + 25 मतलब बाइफरकेट है, क्या है, बाइफरकेट। लेकिन गवर्नमेंट के लिए कोई बाइफरकेशन नहीं है, वो चाहे तो सीधा पूरे पब्लिक से सीधा कितना ले ले, 35, वो चाहे तो अपने मेंबर से पूरा कितना ले ले, 35। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये डिफरेंस समझ में आया दोनों में। जैसे मैं अगर गवर्नमेंट एलिजिबल हूं, मैं तो गवर्नमेंट कंपनी हूं, और वही मैं एलिजिबल मतलब वो नेटवर्थ और क्या था, टर्नओवर काफी अच्छा है मेरा, तो मैं सीधा पब्लिक से 35% ले लूं पूरा, या मेंबर से भी ले रहा हूं तो पूरा 35%, क्योंकि यहां बाइफरकेटेड नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर की एलिजिबल कंपनी है तो बाइफरकेटेड। अगर आप मेंबर से ले रहे हैं या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के बारे में पहले बता दिया था, वो जो 3 महीने के बाद भी आप दे सकते हैं, याद है ना ये, तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है 3 से 6 के बीच में, वो शॉर्ट टर्म माना जाता है, अच्छे के बाद तो नॉर्मल हो जाता है, जानते हैं ना आप। तो उस केस में तो 10 ही %। हाँ पब्लिक से ही कितना ले सकते हैं, 35 नहीं ले पाएंगे, कितना ले पाएंगे, बस 25। तो ये सब मिला के 35 इनका भी बनता है, लेकिन उनका अकेले अकेले में, गवर्नमेंट वाले का अकेले अकेले में क्या बन जा रहा है, 35। उसको उतना सोचने की जरूरत नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ये चार्ट तुम्हारे बुक में बना हुआ देखो, तो याद रहेगा तुम लोगों ने, कि याद करना पड़ेगा, याद रखना इस एग्जाम में इसके ऊपर ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो सोच समझ के करना, ठीक है। चलो अगर ये 73 का रूट है तो मतलब छोटी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज में पहले बांट लो 2 पार्ट में, गवर्नमेंट वाली है या नॉन गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट है तो इनके लिए कोई बाइफरकेशन नहीं है, सीधा 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस। मेंबर से लेना है तो मेंबर से पूरा ले लो, पब्लिक से लेना तो पब्लिक से ले लो, दोनों का मिक्स करना तो मिक्स कर लो, जो करना करो, 35 है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाली एलिजिबल के लिए 2 पार्ट में बांट दिया है, 35 इनके लिए भी है, 35 इनके लिए भी है, पर 2 पार्ट में बटा हुआ है। अगर मेंबर से ले रहे हो तो, या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ले रहे हो तो, और पब्लिक से ले रहे हो तो अदर डिपॉजिट मतलब यहां पब्लिक ले देना,
क्योंकि मेंबर इधर चला गया, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इधर चला गया, तो कौन बचा इधर? ठीक है, आगे बढ़े। मतलब ये सीधा पब्लिक से 35 ले नहीं सकते। पब्लिक से तो इनको सिर्फ कितना लेना है? मैक्सिमम 25। हटाऊं क्या? चलिए आगे। अब लाइन बाय लाइन टैली कराना है। जहां जहां मैं हाईलाइट करूं टिक लगाते जाना। पहला, मेंबर से आप ले रहे हैं तो पहले किसके लिए? फॉर अ कंपनी, यहां अदर देन एलिजिबल, टिक मार दिया। तो आप याद रखिएगा, आप सिर्फ कितना ले सकते हैं? 25% ऑफ अग्रीगेट। अग्रीगेट का मतलब प्लस पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां एक प्रोवाइजो बना दिया। प्रोवाइजो का मतलब एक्सेप्शन। जरा बताइए एक्सेप्शन किसके लिए है? सारे कंपनीज के लिए है या प्राइवेट कंपनीज के लिए? प्राइवेट में भी सारी प्राइवेट, या ये नीचे लिखी गई प्राइवेट? नहीं, नीचे लिखी गई प्राइवेट। अब सुनिए, अगर आप नीचे लिखे गए प्राइवेट हो, क्या हो? नीचे लिखे गए प्राइवेट हो, तो याद रखना आपके ऊपर मैक्सिमम लिमिट लगता नहीं है। जो 25% वाला मैक्सिमम लिमिट है ये नहीं लगता है। इसका सीधा सा मतलब है, तो ये 100% भी ले सकते हैं। अरे जब मैक्सिमम लिमिट नहीं लगता है, क्या लिखा हुआ है? शैल नॉट अप्लाई। इट मीन्स व्हाट? तो ये जो 1 2 3 4 5 ये जितनी भी प्राइवेट कंपनीज यहां दिखा रहा है, वो क्या ये 100% भी ले सकती हैं? यस। तो इसका मतलब हुआ, ये लो, इसका मतलब इस केस में दीज प्राइवेट कंपनी कैन, बोलो, कंपनी कैन एक्सेप्ट कितना? टिल 100% ऑफ व्हाट? PSC प्लस फ्री रिजर्व्स। तो इनके लिए 25% वाला लिमिट नहीं। आपको मालूम नहीं है कंपनी लॉ के अंदर प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशन दिया जाता है? याद है? प्राइवेट कंपनी को, स्मॉल कंपनी को, ओपीसी को, इन लोग को ये लोग क्या देते हैं? एग्जेम्पशन देते हैं। क्या देते हैं? एग्जेम्पशन। तो यहां एग्जेम्पशन मिल गया, देख लो, देखा? अच्छा, प्राइवेट में छोटी प्राइवेट ही होनी चाहिए, बड़ी प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्राइवेट में तो पार्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी, पार्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो लिस्टेड कंपनी है उसको टक्कर देती। तो छोटी प्राइवेट। अब बोलो सर छोटी प्राइवेट कैसे समझ में आएगा? तो ध्यान से सुनो, ये लिख लिया तुम लोगों ने? D2H वाले बच्चा सब कुछ नहीं लिख रहा है, डायरेक्ट टू होम। चलो इधर देखो। पहला, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो क्या है? स्टार्टअप है, और कितने साल तक एग्जेम्पशन रहेगा? समझ में आ गया? 5 साल के बाद स्टार्टअप होने के बावजूद भी आप पर लग जाएगा। तो ये क्या जिंदगी भर के लिए इनके लिए है, या स्टार्टअप होने के 5 साल तक बस? चलो भाई दूसरा देखो। अब यार दूसरा कौन है? कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसको ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। मतलब कैटेगरी 2 ही है इसका मतलब, या तो आप स्टार्टअप हो, स्टार्टअप में जिंदगी भर के लिए एग्जेम्पशन, या शुरुआत के 5 साल। ठीक। और ये दूसरे में जो है ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। ऑल पर टिक नहीं मारा तुम लोगों ने, देख लिया मैंने। मार आप किसी भी अदर कंपनी के साथ आपका कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। ना आप किसी के एसोसिएट होने चाहिए, ना आप किसी के सब्सिडरी होने चाहिए। मतलब आप दुनिया में अकेले होने चाहिए। आपके पिताजी चाचा जी कोई होने नहीं चाहिए। आपके पिताजी आपकी होल्डिंग कंपनी है, और आप जिसके एसोसिएट हैं वो आपके चाचा जी हैं। क्योंकि चाचा जी का होल्डिंग बस 20% होता है। भूल गया ये लोग नहीं समझ। याद है 20% पे क्या बनते हो, और 50% से ज्यादा पे सब्सिडरी। तो सब्सिडरी आप जिसके हैं वो तो आपके पिताजी हैं, और आप जिसके एसोसिएट हैं तो चाचा जी जैसे हैं। तो आपका इस दुनिया खानदान में कोई होना नहीं चाहिए, ना कोई आपके पिताजी होने चाहिए। आप दुनिया में अकेले होने चाहिए। आप अकेले रहेंगे तो हम आपको प्यार देंगे, और हम आपको क्या बोलेंगे कि आप 100% तक ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी तुम्हें पैसा देने वाला कौन ही है? क्योंकि तुम्हारी होल्डिंग कोई है नहीं, तुम किसी के एसोसिएट हो नहीं, तो तुमको कहां से पैसा मिलेगा? जाओ ले लो डिपॉजिट के नाम पर पैसा, और पूरा ले लो। ये मतलब है ना? अब समझ में आ रहा है? इमोशन को समझिए, समझे ना? इसलिए हमेशा दुनिया में याद रखिएगा, जो लोग अकेले होते हैं उनकी लोग मदद करते हैं, और जो लोग ग्रुप में होते हैं उसकी कोई मदद नहीं करता, उसको उल्टा पीटता है सब, है ना? तो कभी भी रिक्वेस्ट करना है तो इंसान को हमेशा अकेले जाना चाहिए। एक कोर्ट में भी चलता है, सब सिखा दे रहा हूं। जैसे कोर्ट में बुलाया, 10 लोग के साथ गए, जज साहब देखते का सबको डालो पहले अंदर। हमेशा जज के सामने गरीब बन के रहने का, हमेशा, समझे? अगला, दूसरा, आपका बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कहां से?
बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट से जो पहले की बोरिंग चल रही है वो ज्यादा होनी नहीं चाहिए। अब पहले की बोरिंग का मतलब, अरे पहले जो बोरिंग कर चुके हो, पहले भी तो तुम बोरिंग किए होगे, अब जा रहे हो तुम डिपॉजिट के नाम पर पैसा मांगने, पर पहले भी तो तुम बोरिंग किए होगे। पहले की बोरिंग सुनिए, ये कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए? तो दो यहां पर कंडीशन है। पहला, ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, ये हो गया पहला लिमिट, और 50 करोड़ रुपीस ये हो गया दूसरा लिमिट, विच एवर इज लेस। तो कंपैरिजन किससे होना है? इस लेस से लेस। नहीं समझ में? अरे इन दोनों का जो लेस होगा उससे आपका जो बोरिंग है वो लेस होना चाहिए। पहले तुम टिक लगा लो, फिर मैं एक एग्जाम्पल बना दूंगा, ठीक है? ठीक है, चलो। वो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मतलब एक कंपनी जब दूसरे कंपनी से क्या लेती है? डिपॉजिट। तो ये हो गया इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट या कुछ भी। चलिए आइए इधर देखिए। हाँ जी देखो इधर देखो, एक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल, प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है मान लो 20 लाख, तो 20 लाख का इंटू 2 कर दो, क्या निकला? 40 लाख। और कितना था? 50 करोड़, विच एवर इज लेस? 40 लाख। तो 40 लाख से कम ही तुम्हारा बोरोइंग होना चाहिए। अब समझ में आया? तो पहले जो तुम्हारी बोरिंग हो चुकी है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी और बॉडी कॉर्पोरेट से तुमने लोन लिया है, तो वो इस दोनों के लिमिट का जो लेसर होगा उस लेसर से लेस होना चाहिए। नहीं समझ में आया? याद रहेगा? चलो, ये समझ में आ गया ना? क्योंकि देखिए इसका सीधा एक सेकंड बस, इसका सीधा सा मतलब ये है, इसका मतलब ये है, सुनिए पहले, इसका मतलब ये है कि आप पहले ज्यादा बोरोइंग ना किए हुए हो तभी इस रूट से ज्यादा बोरोइंग करने देंगे। लेकिन तुम पहले ही ज्यादा बोरोइंग करके बैठे हुए हो तो इस रूट से फिर नॉर्मल लिमिट वही 25%। अरे ये हम तब पढ़ रहे हैं ना जब ये 100% तक अलाउ कर दे रहा है। हाँ बोलो, हो गया? आइए अगला 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 पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, जब भी ऐसा लगे पूछो। अगला, अच्छा अगर आप पहले से क्या कर चुके हैं? बोरिंग कर चुके हैं, किसके नाम से? डिपॉजिट के नाम से। तो 70, आप तो 73 होंगे प्राइवेट कंपनी, 76 तो ये हो ही नहीं सकते ना। तो 73 का कोई भी कॉन्ट्रावेंशन पहले ना हुआ हो तभी हम आपको नया वाला डिपॉजिट अनलिमिटेड लेने देंगे। अनलिमिटेड मतलब टिल 100%, 25% का कोई लिमिट होगा नहीं। तो बोलो, तो मुझे तो याद हो गया, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है, शुरुआत में कितने साल तक एग्जम्प्टेड है? 5 साल तक। दूसरा, कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो ना किसी की एसोसिएट है ना किसी की सब्सिडरी है। दूसरा, उसका जो पहले का बोर्डिंग है फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर बॉडी कॉर्पोरेट, वो उसके पेड अप शेयर कैपिटल के दुगुना और 50 करोड़ दोनों में से जो लेस है उस लेस से लेस है ना। और तीसरा, अगर पहले उसने डिपॉजिट के नाम से 73 का रूट लेके पैसा लिया था तो पहले वाले बोर्डिंग में उसने कोई भी डिफॉल्ट किया नहीं है। तब अगर ऐसा कोई केस है तो वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर 25% का लिमिट लगेगा नहीं, वो 25% से ज्यादा भी बोरोइंग कर सकती है अपने मेंबर से। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए, बाकी एक बात याद रखिएगा, अब आप पर लिमिट नहीं लगा इसका मतलब ये नहीं कि आरओसी को इन्फॉर्म नहीं करोगे। डीपीटी 3 में जाता है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, वो तो आपको फाइल करते रहना पड़ेगा। मतलब लिमिट से आप बच जाओगे पर रिटर्न ऑफ डिपॉजिट तो आपको फिर भी तो सबको फाइल करना होता है। तो लिखो डीपीटी 3 क्या है? रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। आ ही रहा है, अगले पेज पर होगा, है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। तो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट तो फाइल करना है और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कितना पैसा आपने लिया है। मतलब 30%, 40%, 50, 60, 70, 80, 90, 100, साल भर में जितना भी आप डिपॉजिट लेते हैं वो आपको इसमें बताना पड़ेगा। तो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट तो आपको फाइल करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? क्या चीज? ये अलग क्यों तुम लोग पहले? ये पूरा है ना, ये पूरा इसके लिए, ये इसके लिए एक्सेप्शन के लिए। ये क्या था? चलो अच्छा, एलिजिबल कंपनी के लिए पढ़ा चुका हूं। अगर ये मेंबर से लेते हैं तो कितना, और अगर ये पब्लिक से लेते हैं तो, लेकिन अगर गवर्नमेंट एलिजिबल है तो सीधा 35%। बोलो सर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट तो लिखा नहीं, वो पहले लिखा हुआ था। अरे पहले नहीं लिखा था शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, जहां मैं टेन्योर पर आ रहा था। चलो, सीलिंग, सीलिंग का मतलब मैक्सिमम लिमिट। लिखो मैक्सिमम लिमिट। दो चीज का मैक्सिमम लिमिट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का और रेट ऑफ ब्रोकरेज का।
ठीक है, चलिए सुनिए, आप कौन है? एनबीएनएफसी हैं। अरे तभी ये चैप्टर चल रहा है ना? तो इधर देखो, इधर देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय एनबीएनएफसी। D2H वाले बच्चे बताइए जल्दी से। पता नहीं D2H का बच्चा कुछ लिख ही नहीं रहा, सो गया क्या सब? बारिश का मौसम, ऐसे भी मजा आ रहा होगा उन लोग को, है ना? रजाई के अंदर अभी घुसा हुआ होगा, कंबल के अंदर पकौड़े खा रहा होगा। अभी आ रहा हूं कंबल के अंदर ही मैं, है ना? अंदर घुस के और फिर बताता हूं इन लोग को क्या। अच्छा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय एनबीएनएफसी, जरा देखिए तो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? देखो तो, याद रखिएगा, बहुत खींचोगे तो बराबर तक, बहुत खींचोगे तो बराबर तक, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। अब कौन भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, ऑफर्ड बाय एनबीएफसी, है ना? तो ये आरबीआई प्रिस्क्राइब रेट ना, आरबीआई प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय एनबीएफसी। मतलब एनबीएफसी के लिए आरबीआई ने जो रेट बताया है, बहुत खींचोगे तो तुम उस रेट तक जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अरे एनबीएफसी का काम ही यही है, लोन वोन का। और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, आप वहीं तक तो रहोगे, उससे ज्यादा तो नहीं रहोगे आप। अब जरा ध्यान से देखिए, इधर देखिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इधर देखो आप। जैसे मालूम चला एनबीएफसी है, एनबीएफसी के लिए आरबीआई ने बताया हुआ 16%। क्या बताया हुआ है? 16। तो आप भी 16 ही देंगे या 16 से कम देंगे? 16 से ज्यादा नहीं देंगे आप। अब देखो सीधी सी बात है, इस बात को समझने की बात कि एनबीएफसी जिसका 24 आवर काम ही किसका है? लेंडिंग एंड बोरोइंग का। जब वो बोल रहा है कि हम 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं, तो इसका मतलब 16% भाई मैक्सिमम है। मतलब 16% से ज्यादा का अगर कोई ऑफर कर रहा है तो पक्का डिफॉल्ट करेगा, वो पक्का फ्रॉड करेगा आपके साथ। क्या करेगा? फ्रॉड करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो? जितना हम कमाएंगे आपके पैसे को लेके, उससे जो बिजनेस करेंगे, अब बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वही तो इंटरेस्ट के फॉर्म में हम आपको देंगे। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बताइए यार, 16% तो मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया भाई, इतना कभी जिंदगी में नहीं होता है, समझे? तुम लोग देखे ही तो थे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट का, क्या देखे थे? 10, 11, 12 ऐसे ही कुछ था, है ना? तो एनबीएफसी से तुम ज्यादा दे दोगे, अजीब नहीं लग रहा यार? एनबीएफसी का बिजनेस ही यही है यार। एनबीएफसी का तो बिजनेस ही एफडी के नाम पर पैसा लेना, उसके ऊपर क्या देना? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब एनबीएफसी 16% दे रहा है, तो तुम भी 16 तक ही रुको, 16 से ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम 16 से ज्यादा का आप वादा तो कर दोगे, पर तुम निभाओगे नहीं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको लिख लो, ये 16% मत लिखना, ये तो एग्जाम्पल है। लिख लिया? हटा रहा हूं मैं अब। कुछ लोग लिख ही नहीं रहे हैं। लिख लिया? ओहो, चलो अब देखो, अगला भी है एक ब्रोकरेज भी। बस मैं कुछ नहीं करूंगा, ये लो मेरा काम होगा। अब तुम लोग नहीं कर पाओगे ऐसे? अच्छा, ऑब्लिक पूरा लिखो नया। अच्छा, ब्रोकरेज जो है, क्या एनबीएफसी से ज्यादा दे सकते हैं आप? बोलो। अच्छा, बच्चा सब पढ़ रहा है, जहां मैंने बोला ना वो क्या आ रहा हूं अभी। हाँ, सारा बच्चा देखो लिखने लगा। अरे सच में नहीं आऊंगा, मजाक कर रहा हूं यार, हैं? मजा तो तब है, पता नहीं यहाँ के पेरेंट मुझे अलाउ करेंगे कि नहीं। अगर वो अलाउ करते तो मैं सच में बोलता हूँ, बच्चों के घर पे जो बच्चा आज एब्सेंट हुआ ना बारिश की वजह से, मैं उसे घर पे पहुंचता, वो रजाई में सो रहा था, रजाई के ऊपर से ही मारना शुरू, धड़ाधड़ धड़ाधड़, 3-4 छड़ी, 3-4 रॉड, पीटना एकदम बढ़िया। कैसा रहता? वो अंदर चिल्लाता है, हाँ वो चिल्लाता रहता। बोलो, अगर उसके माता पिता तैयार रहते तो। अब मालूम चला कि देख मैं आवाज ही नहीं आ रहा, तो देखा, अरे कंबल के अंदर 2 तकिया लगा के खुद भागा हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है। मैं बचपन में रात में फिल्म देखने के लिए भागता था, तो ऐसे ही करता था। जैसे रजाई है, उसके अंदर 2-3 तकिया रख दिया, तो पापा को देख के लगता था सोया हुआ है, और मैं अपने दोस्त के साथ भागा रहता था फिल्म देखने 9 से 12।
चलती है क्या, कोई चलती नहीं, दो शब्द है, चलता है क्या 9 से 12। कभी नहीं किया तुम लोगों ने ऐसा? कहा खुद तो इतने बदमाश रहे हैं, हमें सुधारते रहते हैं, लेकिन तुम्हारा जब सीएस करने लगा ना मैं, तो काफी सुधर चुका था। यस, सुधरा तभी सीएस बना, नहीं सुधरा होता तो सीएस नहीं बनता, समझे? तो तुम लोग के वो जो बदमाशी करने के दिन तो खत्म है, अब सिर्फ पढ़ाई, स्ट्रगल, दुख है, और पीड़ा, और क्या, कष्ट, संघर्ष, और चलिए ये लिख लिया तुम लोगों ने, आगे बढ़ रहे हैं, नहीं लिखा? चलो तो जल्दी बताओ, दो रेट के ऊपर मैंने सीलिंग लगा दिया। सीलिंग का मतलब मैक्सिमम लिमिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट एनबीएफसी से ज्यादा मत देना भाई, और रेट ऑफ ब्रोकरेज भी एनबीएफसी से ज्यादा मत देना। कोई दिक्कत? चलो दे देते हैं। तो रूल 3 का कॉन्ट्रावेंशन नहीं हुआ ये क्या पढ़ रहे हैं मतलब, मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूं ये रूल 3 है, तो रूल 3 का क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रावेंशन। इसको लग रहा है एनकेजे रूल पर आ रहा हूं मैं। चलिए आगे, हाँ जी ध्यान से सुनो अगला। अच्छा हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो। फॉर्म का मतलब फॉर्मेट, फॉर्म का मतलब फॉर्मेट, एंड पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स का मतलब कंटेंट। किसका भाई? एक तो एडवर्टीजमेंट होता है या सर्कुलर। याद है सिर्फ सर्कुलर कहां बोलते हैं? 73 में, और 76 में क्या बोलते हैं? सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। पूरा बोला करो, सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। चलो भाई सबसे पहले, क्या ये 73 है? बोल ही नहीं रहा कोई। अरे अदर देन एलिजिबल कौन है? 73। तो ये बोला कि आप जब भी डिपॉजिट लेंगे अपने मेंबर से, डिपॉजिट किससे लेंगे? अपने मेंबर। 73 में मेंबर से ही लेते हैं, तो आप सर्कुलर इशू करेंगे। और सर्कुलर इशू करेंगे का मतलब क्या है? मतलब न्यूज़पेपर में छपवाएंगे, घर पे भेजेंगे, घर पे। ऑल इट्स मेंबर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या ईमेल। 3 रूट हैं, एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आ सकता है। कितने रूट हैं? 3। बोलो क्या? और इसका फॉर्मेट क्या होगा? DPT1। DPT1। ये बीच बीच में आवाज क्या आ रहा है यार? ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से कोई कनेक्शन छूट रहा है, कोई डिवाइस। हाँ ऐसा लग रहा है। अच्छा इसलिए D2H वाले बच्चे बताते रहना, कोई दिक्कत हो तो। अगर कोई मान लो कनेक्शन डिसकनेक्ट सब होगा, तो ये ऐसा तो नहीं इधर से कुछ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कुछ न कुछ तो ऐसा है कि छोड़ दो अभी, छोड़ दो अभी, क्लास के बात करना नहीं तो फिर। चलिए लेकिन अगर वो है तो मतलब वो है तो बोलो, अगर वो है तो ये है 76। अच्छा ये बात तो सब बोलने लगा, चैप्टर का नाम 4 बार बोलने के लिए तो तुम्हारे मुंह से निकलता नहीं है। हाँ अगर वो 76 है तो यहां पर क्या, जल्दी बताइए, क्या सर्कुलर होगा या सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट? इसका भी फॉर्मेट सेम ही है, बस ये घर पे नहीं जाएगा। अच्छा पूरे पब्लिक ऑफिस होगा घर पे कि न्यूज़पेपर में जाएगा? इंग्लिश वर्नाकुलर। ये देखो कितना समझदारी से लिखा है, कहा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना इंग्लिश न्यूज़पेपर में, और वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखना वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। तुम लोग को जेआईजीएल में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू पढ़ाया था कंपनी सेक्रेटरी सब गुरुजी सब क्या करते थे? टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखता था हिंदी में, और हिंदुस्तान में लिखता था इंग्लिश में। तो बात तो बराबर ही हो गया है कि नहीं? तो इस बार कह दिया भाई इंग्लिश न्यूज़पेपर है तो कौन लैंग्वेज में लिखना, और वर्नाकुलर है तो वाह वाह। अच्छा कहाँ का उठाओगे वर्नाकुलर? जहां तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। रजिस्टर्ड ऑफिस अगर तुम्हारा केरल में है तो कन्नड़ उन्नर जो भी होता है, कन्नड़ होता है केरल में, मलयालम होता है ना? तो अन्ना आ जाना है, अन्ना होता है उसमें। चलिए अगला। अरे एक बात बताओ, वेबसाइट पे भी डालोगे क्या? यस। अच्छा एक बात बताइए, अब ये जनरल पढ़ा रहा हूँ, ये सबके लिए। अब जो भी पढ़ाऊंगा वो 73 भी है और 76 भी है, ये सबके लिए ना अब? ठीक है चलो जल्दी जल्दी बताओ, ये जो सर्कुलर निकालोगे या सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, दोनों समझिए, समझते हो नहीं दोनों का मतलब? अब चाहे सर्कुलर निकालो या सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, याद रखना है किसके नाम से इशू होना चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से इशू होना चाहिए। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से इशू होना चाहिए। जैसे मालूम चला एडवर्टीजमेंट निकला और नीचे साइन क्या? प्यून।
चलेगा? चलिए अगला, अब इसको अच्छे समझ लेना, नो वाला केस। एक बात याद है, तुम लोग को प्रोस्पेक्टस पढ़ाया था मैंने। प्रोस्पेक्टस में याद होगा, पहले ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस होता है वो, फिर सेबी उसको अप्रूव करता है, फिर आरओसी को फाइल होता है, तब ओपनिंग ऑफ इश्यू होता है, फिर क्लोजिंग ऑफ इश्यू। याद है? तो ऐसे ही यहां पे भी आप सीधा मार्केट में उतार दोगे ये सर्कुलर या सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, या एक बार आरओसी से अप्रूव करवाओगे। तो शुरू में ये रहेगा ड्राफ्ट, शुरू में क्या रहेगा? ये ड्राफ्ट। तो आइए, आपको क्या करना है, जिस दिन इशू कर रहे हो, अगर वो 76 है तो पब्लिश होगा न्यूज़पेपर में, और 73 है तो घर पे जाएगा। ये करने से कम कितना दिन पहले? 30 दिन पहले है ये बिफोर है, देख लो। आपको वो आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। किसको फाइल करना पड़ेगा? आरओसी। आरओसी उसको देखेगा, आरओसी उसको रजिस्टर करेगा, उसके बाद ही वो न्यूज़पेपर में जाना है तो न्यूज़पेपर में जाएगा, घर पे जाना है तो घर पे जाएगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब पहले ड्राफ्ट जाएगा, ड्राफ्ट सर्कुलर आरओसी को, फिर 30 दिन का इंतजार कीजिए। कितने दिन का? 30 दिन में अगर आरओसी को बोलना हुआ कि ये गलत लिखो तो ठीक करो, तो ठीक करना पड़ेगा। लेकिन अगर 30 दिन तक आरओसी ने कुछ नहीं बोला तो 31वें दिन घर पे भेजना है तो घर पे भेज दो, न्यूज़पेपर में छापना है तो न्यूज़पेपर पे छाप दो। एक बहुत अच्छी बात है, जनरली हम लोग की एक आदत होती है 2 डायरेक्टर्स पढ़ने की। साइन करेगा 2 डायरेक्टर, एमडी है तो एमडी जरूर साइन करेगा, पर यहाँ 2 डायरेक्टर नहीं है, मेजॉरिटी है। कंपनी में 10 डायरेक्टर है, कितने साइन करेंगे? 6। 12 डायरेक्टर हैं तो 7। 22 डायरेक्टर हैं तो 12, इससे उतना होते नहीं। आगे तो मेजॉरिटी। अब शानदार है ये वाला, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना तुम लोग, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक बार पढ़ जाओ इसको। अब लिखो, इसका हेडिंग लिखो, वैलिडिटी ऑफ, इधर इधर ऐसे, वैलिडिटी ऑफ सर्कुलर या सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। तुम लोग तो भाई पूरा ही लिखना, सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब जो भी है, वैलिडिटी ऑफ सर्कुलर या सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। लिख लिया? बताओ तो कब तक वैलिड होगा? 6 महीने कहां से गिनोगे? ये इंपॉर्टेंट है भाई। हैं? क्या गाली उली दे रहे हो? क्या हो गया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 6 महीने तो समझ में आया, पर 6 महीने कहां से गिनोगे? बस। और अगला और कौन पढ़ेगा? इधर देखो, इधर देखो, एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल। चलो आज सुनो, आज का ही डेट ले लेते हैं, ठीक है? इधर देखो, सर्कुलर कब तक वैलिड रहेगा, ये ना? चलो इधर देखो, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू है ना, देखो तो, इशूड है ना? चलो, डेट ऑफ इशू ऑफ, वही या तो सर्कुलर या सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीज। मैं सही ना ये लिख दूं, समझना, सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीज, चलेगा ना? तो सर्कुलर या सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीज, ये है। आज बोलो क्या डेट है? 23 सितंबर 2022, ठीक है? अब सुनिए, ये कब तक वैलिड रहेगा ये ना? अच्छा, कब तक वैलिड का मतलब कब तक इसी सर्कुलर से हम पैसा ले सकते हैं। लेकिन एक बार डेट निकल गया तो फिर से सर्कुलर बनाना पड़ेगा, फिर आरओसी फाइलिंग होगी, सब कुछ फिर से हो। यही मतलब हुआ ना? अरे इधर देखो, सबसे पहले आपको देखना है, इसमें 2 डेट है।
पहले बताइए ये कौन सा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 2022 2023, ये है ना। अब इसका दो डेट है भाई, है ना, इसका दो डेट। पहला, ठीक है, जिस दिन ये क्लोज हुआ फाइनेंशियल ईयर, तो डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बताओ तो कब क्लोज हुआ? 31 मार्च 2023, ये होगा। अब यहां से गिन दीजिए 6 महीने, कहां जाएगा ये? 30 सितंबर 2023। तो एक डेट हो गया तुम्हारा ये हो गया डेट ए, समझ में आया? अब आओ दूसरा, 22-23 का एजीएम जब तक होगा, 22-23 का एजीएम भी तो होगा, टिल द डेट ऑफ एजीएम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23, ये हो गया तुम्हारा डेट कौन? बी। अब ए और बी का निकालिए अर्लियर, तो याद रखना ये वैलिड रहेगा कब तक? इस दोनों के अर्लियर तक। समझ में आया? अब मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। पहले ये क्लियर है? अब सुनिए, इधर देखो, इधर देखो, हाँ जी इधर देखिए आप, ये वैलिड रहेगा टिल इस दोनों के कहां तक? अर्लियर तक। अब देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर समझो। एक्चुअली क्या होता है, दोनों का डेट मैच कर जाएगा बहुत बार, क्योंकि एजीएम भी 30 सितंबर तक होता है और ये डेट भी 6 महीने वाला 30 सितंबर आ रहा है, पर एजीएम पहले भी तो हो सकता है। जैसे एजीएम करा लिया 15 जून को, तो 15 जून ही अर्लियर आ गए, तो 15 जून तक ही वैलिड रहे। 20 सितंबर को करा लिया एजीएम, तो 20 सितंबर तक ही वैलिड रहेगा। याद रखिएगा, मैं बताऊं जनरली कौन अर्लियर आएगा? एजीएम ही अर्लियर आएगा। कोई भी कंपनी लास्ट डेट तक नहीं पहुंचती है, वो लास्ट डेट से 2-4 दिन पहले, 2-3 महीने पहले, 10-20 दिन पहले ही कराती है। आजकल एजीएम सीजन चल रहा है, आजकल देख लो, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का देख लो, आप वेबसाइट देख लो, सिर्फ एजीएम 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 का इंटीमेशन मिलेगा। भी बहुत कंपनी का एजीएम हो रहा है। अरे एजीएम लास्ट डेट है ना 30 सितंबर, तो अभी जहां देखो एजीएम, इसको बोलते हैं एजीएम सीजन। क्या बोलते हैं? सितंबर इज द एजीएम सीजन। तो 30 सितंबर लास्ट डेट है, तो कोई कंपनी 12 सितंबर को करा रही है, कोई 18 को करा रही है, कोई 20 को करा रही है, कोई जुलाई में करवा ली है, कोई जून में ही करवा ली है। रिलायंस वाला तो बहुत पहले करवा ली, समझे? तो इस दोनों में से अर्लियर ज्यादातर कौन मिलेगा तुम्हें? डेट ऑफ एजीएम। तो देख लेना भाई, दोनों में से जो अर्लियर आए, तो जो भी अर्लियर आएगा वहीं तक तुम्हारा वो सर्कुलर या सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या रहेगा? वैलिड। चलिए हटा रहा हूं मैं इसको, जल्दी उतारो। अब तो ज्यादा कुछ है ही नहीं चैप्टर में, खत्म है। अब मेन सारा पॉइंट निकल गया। अब सिर्फ थ्योरेटिकल बचा है बस। सैटरडे संडे वाले क्लास में मैं फिर 75 बच्चे को देखा था मैंने प्रीमियर पे। बाकी बच्चे कहाँ रहते हो तुम लोग? ज्यादा थे हैं? शुरू में 90 तक थे, बाद में हिम्मत हार गए सब। तो ये गलत बात है ना। कौन तो चैप्टर था? आईपीसी था शायद, बहुत शानदार था, लेकिन अच्छा लगा होगा तुम लोग। जो बच्चा पढ़ा है उसको तो अच्छा लगा हो, हैं? एजम्पशन, एजम्पशन अच्छे थे। उसमें एक एक्सेप्शन आता है, याद है? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू द आईपीसी। ओ बड़ा भयंकर था उसमें। क्या था? इंटॉक्सिकेशन। यूट्यूब प्रीमियर पे ऐसे ही चैप्टर ही चुनता हूँ जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। अब तो मैंने ड्यूरेशन कम करवा दिया आने वाले समय में, 1-1 घंटे वाला सब। बस बच्चा देखा खत्म, देखा खत्म। ज़्यादा लंबा होता तो बेचारा परेशान हो जाता।
अच्छा, बीच में ब्रेक मिलने लगा अब तुम लोग को, पहले तो ब्रेक भी नहीं मिलता था। 45 मिनट ज़्यादा होता है? नहीं, 30 मिनट ठीक रहता है। नहीं नहीं, 45 मिनट्स का मिला अभी। हाँ, चलो अगले बार से मैं 2 मिनट कर दूंगा। अच्छा नहीं है ऐसा, चलो हटाओ, करो जल्दी करो यार। सब बच्चा सब बोल रहा है सर ब्रेक बस मैक्सिमम 20 मिनट का ही दिया करो, ऐसा नहीं। उसमें प्रीमियर जब चलता है तब आधा घंटा ठीक रहता है। अच्छा, वो तो यहाँ तो पानी पी सकते हो, यहाँ तो मैं दोबारा बोल दूंगा। अच्छा, अच्छा है, प्रीमियर भी डाउनलोड हो जाता है? नहीं, प्रीमियर तो डाउनलोड नहीं होता प्रीमियर। अच्छा, तुम लोग को बहुतों को ये बात नहीं मालूम है प्रीमियर होता क्या है। वो बच्चा लेट ज्वाइन किया तो भाई वो तो टाइम पर डिलीट हो जाएगा ना, तो उनको लगता है हमारा छूट गया। तुम्हारा छूटा है इसलिए क्योंकि तुम वो क्या किए, तुम लेट ज्वाइनिंग किए, तो तुम 10 मिनट लेट चल रहे हो तो 10 मिनट पहले उधर से वीडियो खत्म होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर हम, एक बच्चा क्या मुझे लिखा सर 20 मिनट छोड़ दिया करो, अरे मैं छोड़ दूंगा तो डाउनलोड नहीं कर लेगा कोई। मैं 1 मिनट के लिए भी छोड़ूंगा ना उस पर जहां लिखा आता है कि इतने व्यूज हो गए, बस समझो कि वो हो गया, उतने में डाउनलोड के लिए वो तैयार है। जब डाउनलोड ही करा देना है मुझे तो मैं प्रीमियर क्यों चला रहा हूँ? ये सब मुझे बताना पड़ेगा सबको एक दिन बैठा के। चलिए हटा रहा हूँ आगे, ये लिख लिया था सबने सच में। चलो अब एक बार तुम्हारा एजीएम सीजन देखने का मन था तुम लोग को, कहाँ हमें मन नहीं है, बेकार में जबरदस्ती दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है। कल स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा रहा था, देखा था, शेयर ट्रेडिंग भी कराया कल मैंने। चलो अभी शेयर ट्रेडिंग में और भी बच्चों से पूछना है, वो जो बताएंगे वो करेंगे हम लोग। देखो तो क्या क्या लिखा हुआ रहा है, कौन कौन से कंपनी ने क्या क्या इंटीमेट किया है। एजीएम एजीएम मिल रहा है ना। अब इस पर क्लिक करो, ये देखो यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, कब हो रहा है, ये हो चुका है, ये हो चुका है ना। और जरा देखिए तो इस पर किसने एग्जैक्टली साइन किया, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लाइंस ऑफिसर, है ना, ये है ना, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लाइंस ऑफिसर। जब आप सीएस देखो, लिस्टेड कंपनी है ना, सिन लिस्टेड कंपनी है तभी तो वेबसाइट पे है ना। तो ये देखो आप, और सी कंपनी का भी है। ये पढ़ाया था तुम लोग को लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, अरे पढ़ाया था तुम लोग को, है ना। ये स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है, देखिए बताया, देखो तो किसने बताया, किस कंपनी, कौन, ये क्या लगा हुआ जल्दी बताओ। डीएससी, यस, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, दिखाया था तुम लोग को, है ना, ये सारा लिखा हुआ था। तो ये जब सीएस बन जाओगे तो तुम लोग को ही ये सारा काम करना है। तो कुछ तो सोचा था कि इतना इंग्लिश कैसे लिखेंगे। ये आ गया क्रेडिट रेटिंग, पढ़ा रहा था आज, क्रेडिट रेटिंग, क्लिक करो। ये कौन सी कंपनी का है, इंटीमेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग, किससे लिया है, क्राइसिल। क्राइसिल ने क्या क्या दिया है, किसने साइन किया है कहीं चार्टर्ड अकाउंट खोलो देखो, हर जगह कौन है, कंपनी सेक्रेटरी। सारा स्टॉक एक्सचेंज का काम तुम इन लोग को करना है सीएस बनने के बाद, ए टू जेड, ये हर जगह देखिए। ट्रेडिंग विंडो ये सब पढ़ाया था तुम लोग को। अच्छा अभी वो नहीं पढ़े होगा ना तुम लोग, मॉड्यूल सेकंड में ये सब। फिर एजीएम, ये कौन सी कंपनी का हो रहा है, तो अच्छा है ना, हाई सेफ्टी था ना, तो फिर उसमें पैसा लगा देना तुम। हाई सेफ्टी का मतलब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट सेफ है। अगर उसमें डिफॉल्ट लिखा हुआ आता तो पैसा देके भूल जाओ। हाँ, हाई रिस्क होता है तो ऐसे होता है ना। ये कौन सी कंपनी का खुला भाई इतना भारी भरकम है, बस 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 बस, डिजिटल इंडिया, देख रहे हो हालत है। वाईफाई का स्पीड थोड़ी बढ़ता है, पैसा बढ़ता है।
हाँ हाँ हाँ, देखो उसने बोला ना, कौन सी कंपनी है? किसने साइन किया? सीएस पूजा गुर्रा रही है, सीएस पूजा गुर्रा रही है, गुस्से में है ना? कंपनी सेक्रेटरी, ये आ गया उसका क्या, डिजिटल सेक्रेटरी। हर जगह देखिए कंपनी सेक्रेटरी का बोलबाला है। ये देखिए, अच्छा ये कौन है देखो तो, क्या सीओपी नंबर मेरा कितना है? सीओपी नंबर 12,619। तो ये मेरे से काफी सीनियर हो गए। विटनेस में भी देखो कौन है, और ये देखो हर जगह तो सीएस सीएस का ही बोलबाला है ना? ये देखो है ना, कौन ये? हाँ, तो अपने फर्म के बाकी पार्टनर से बिजनेस करा दिया, है ना? मजा आएगा तुम लोगों को, देखो तुम लोग का भी इसी तरीके का होगा। देख रहे हो कितना सारा सर्टिफिकेट है, और सब किसका सर्टिफिकेट है? सीएस का। एक अच्छी बात मैंने इस कंपनी में जरूर देखी है कि यहाँ ना सीएस लगा रही है नाम के पहले, और सब सीएस ना पुराने सीएस, सब बुढ़े सीएस सब जो हैं, इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? सीए का हमेशा देखना अपने नाम के पहले सीए लगाएगा। इसलिए सीएस को भी हमेशा, जैसे कोई मुझे नितेश कुमार जायसवाल बोलते, मुझे सुनने की आदत ही नहीं, सीएस नितेश कुमार जायसवाल। मैं तो घर में भी घर के नाम के पहले सीएस लगवाता हूँ सबसे। जो घर का पेट नेम नहीं होता है, उस पेट नेम बोलते हैं ना उसको, अरे पेट नेम ही बोलते हैं घर वाले नाम को। तुम लोग क्या बोलते हो घर वाला नाम? चिंटू मिंटू निट्टू? नहीं ये नहीं बताऊंगा। आइए जल्दी जल्दी जल्दी, हेडिंग 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 हेडिंग, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा एक बात बताओ, क्या डिपॉजिट भी बोरोइंग है? और आपको याद होगा बोरोइंग को हम सिक्योर भी करते हैं। ऐसे बोरोइंग सिक्योर्ड भी हो सकती है और अनसिक्योर्ड भी हो सकती है। अच्छा लेकिन सिक्योर्ड है तो आप, हाँ अगर सिक्योर्ड है तो आपको गिरवी रखना पड़ेगा। तो आइए लिखा हुआ, आपको कितने दिन में, कहां से 30 डेज की, और टिक नहीं लगा रहा ये लोग यार। आपको सिक्योरिटी दे देना। जैसे टिक कैसे लगाना है देखो, तुम लोग अभी तक टिक लगाने सीखे नहीं मेरे से। ऐसे देखिए, जैसे तोड़ तोड़ के हम पढ़ते हैं ना, ऐसे ही हम टिक लगाते हैं। जैसे कंपनी को क्या करना है 30 दिन में, क्या 30 दिन कहां से गिनेंगे? जिस दिन कंपनी ने डिपॉजिट के नाम पर पैसा लिया, क्या करना है उसको? सिक्योरिटी देना है। सिक्योरिटी कैसे देना है? तो चार्ज क्रिएट करना है। किसके ऊपर? अपने एसेट्स के ऊपर। चार्ज क्रिएट करने का तरीका मॉर्गेज हो सकता है और हाइपोथिकेशन। चिंता मत करो, अगला चैप्टर चार्ज है। अगला चैप्टर क्या है? चार्ज ही तो पढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर। चलिए अच्छा एक बात बताइए, ये जो प्रॉपर्टी चार्ज करोगे तुम लोग, इसमें क्या सिर्फ डिपॉजिट को सिक्योर करोगे कि इंटरेस्ट को भी? सब पढ़ाया हुआ तुम लोग, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट भी और इंटरेस्ट, इस दोनों को जोड़ देना। जोड़ के जितना पैसा निकले उतने का एसेट मॉर्गेज के नाम पर देना। जैसे डिपॉजिट लिया 100 करोड़ का और 20 करोड़ बनता है इंटरेस्ट, तो 120 करोड़ का प्रॉपर्टी आपको देना पड़ेगा। जानते हो नहीं, हमेशा डिबेंचर में भी तो पढ़ाया था तुम लोग, ऐसे करते हो यार। और छोड़ो, डिपॉजिट चैप्टर में जब डिपॉजिट का डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसमें भी आया था कि जब भी सिक्योरिटी देते हैं तो जो अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। चलिए हेडिंग बोलो। आपको याद है डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट हुआ था वहां, तो यहाँ पे डिपॉजिट ट्रस्टी क्या बोलते हैं लिखो। अब सेम सेम आएगा सब कुछ, मैं सीधा सेम सेम बोल के निकल जाऊंगा। डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते बोला था कि डिपॉजिट में डिबेंचर चैप्टर काम आता है ना? तुम सब कुछ भूल के बैठे रहते हो। लेकिन ये तब है जब डिपॉजिट कैसा है? सिक्योर्ड। अरे अनसिक्योर्ड में क्या जरूरत है? सिक्योर्ड होगा तभी ना चाहिए डिपॉजिट ट्रस्टी, क्योंकि डिपॉजिट ट्रस्टी के हाथ में रहेगा प्रॉपर्टी, ठीक है। और ट्रस्टी कैसे अपॉइंट होगा? ट्रस्ट डीड के अंदर। ट्रस्ट डीड का फॉर्मेट क्या है? DPT2। ये ट्रस्ट डीड कितने दिन में साइन हो जाना चाहिए? देखिए 7 डेज कहां से? सर्कुलर इशू करने से पहले। पहले कितना दिन? 7। तो इसका मतलब भाई पहले डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करो अगर सिक्योर डिपॉजिट है तब। अनसिक्योर्ड है तो कोई बात ही नहीं। और वो भी पहले अपॉइंट करो बाद में सर्कुलर इशू करो, क्योंकि सर्कुलर में डिपॉजिट ट्रस्टी का नाम लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? अच्छा डिपॉजिट ट्रस्टी का क्या काम है जल्दी बताओ। डिपॉजिट ट्रस्टी का काम वही कि जो होल्डर ऑफ डिपॉजिटर है, मतलब डिपॉजिटर इन टोटल क्या? डिपॉजिटर, उनके हितों की रक्षा करना।
ये भी देखना कि वो जो मॉर्टगेज, सिक्योरिटी का मतलब मॉर्टगेज लिखो, चार्ज, सीधा चार्ज लिख दो ना, बात खत्म। जो प्रॉपर्टी चार्ज होनी चाहिए थी वो हुई है या नहीं। उसके बाद जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनके शिकायतों का क्या करना, निपटारा करना। अच्छा, ये कभी कभी, ऐसे तो ये मीटिंग बुलाते रहते हैं, पर कभी कभी इनको मीटिंग बुलाना ही पड़ेगा। शैल कॉल अ मीटिंग, कब बताओ, जब 1/10 ऑफ डिपॉजिटर, 1/10 किस में गिनोगे, इन नंबर या इन वैल्यू, इन वैल्यू अगर रिक्वेस्ट कर दें तब उनको डिपॉजिटर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। क्या बुलानी पड़ेगी, डिपॉजिटर की मीटिंग। या मालूम चला वो जो तुम्हारा कोई ऐसा इवेंट, जो ऐसा इवेंट हो गया है और इवेंट में हुआ क्या है, डिफॉल्ट, और ट्रस्टी को ऐसा लगता है कि इससे डिपॉजिटर के हितों पे असर होगा, तो वो तुरंत मीटिंग बुलाएगा और डिपॉजिटर को बता देगा कि भाई देखो, तुम्हारा ये दूसरा साल है लेकिन क्रेडिट रेटिंग बहुत कम आया है, इसका मतलब कंपनी की हालत खराब है, हो सकता है कि कंपनी तुम्हारा डिपॉजिट का पैसा रीपेमेंट ना करे, तो भाई जो सिक्योरिटी है उसको एनफोर्स करते हैं, क्या करें। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, क्या नॉमिनी फैसिलिटी मिलेगा इन लोग को, डिपॉजिटर को, कि अगर हम मर जाएं तो हमारा पैसा इनको दे देना। बोलो, याद रखिएगा, डिपॉजिटर जब चाहे वो क्या कर सकता है, नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। उस नॉमिनी कब आएगा पिक्चर में, जब उसका हो जाएगा डेथ। और नॉमिनेशन का पूरा प्रोसेस कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 72 में। तो 72 के हिसाब से आप नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब जल्दी बताओ तो ये क्या है, ये तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं, पूरा पढ़ जाइए और मुझे बताइए मैंने कहां पढ़ाया है। और जब मैं वहां पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था डिपॉजिट में फिर से आएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ एकदम सही, डीआरएफ, डीआरआर तो मेन था, लेकिन डीआरएफ उस साल में जाके बनता था जिस साल में मेच्योरिटी होने वाला था, याद है। तो आपको यहां भी बनाना पड़ेगा, वहां शायद 15% था, पीछे जाओ तो डिबेंचर में कितना परसेंट था, एक सेकंड, डिबेंचर में कितना परसेंट था, पीछे जाओ तो डीआरआर कितना था। एक तो ओवरऑल डीआरआर था और एक हर साल वाला था जिसको डीआरएफ बोलते थे। अरे सब पढ़ाया था, एक बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किया था मैंने, तुम्हारा बुक में बना भी होगा वो कैलकुलेशन है। 15% है ना, और दो बार 15% था कि पैसा निकालने के बाद भी उसमें 15% बच जाना चाहिए, दोनों बार 15 था, हैं, मिल ही नहीं रहा किसी को। अरे अप्रैल तक में जमा कर देना, 30 अप्रैल तक पैसा जमा करना था पहले, उसको मैंने दिया था लिक्विड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन का नाम, और उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते थे और रिडीम करते थे। नहीं मिला अभी तक तुम लोग को, 15% ही था। यहां कितना परसेंट है, 20। पूरा कैसे, पूरा कैसे, अभी डिबेंचर चैप्टर तुम पढ़ी थी, तो एक बात बताओ, अगर मैं डिबेंचर में ये बोलूं कि मैं डिबेंचर में पढ़ा रहा हूं, डिपॉजिट में नहीं पढ़ाऊंगा, फिर डिपॉजिट में आके मैं बोलूंगा फिर से पढ़ाऊंगा, तो फिर फायदा क्या हुआ वहां बोलने का, ये तो बेकार हो गया ना, डुप्लीकेसी हो जाएगी ऐसे में, तो फिर बैच कहां टाइम पर कंप्लीट हो पाएगा, ये डुप्लीकेसी हो रहा है। लेकिन मैं चलो फिर से थोड़ा बहुत बता देता हूं, तुम लोग भूल गए, वहां पे एक होता था डीआरआर जिसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते थे हर साल, ठीक है, वो भी यूज होता था लास्ट साल में जाके, और एक लास्ट ईयर में भी हम एक डीआरएफ बनाते थे ना, और डीआरएफ का भी थोड़ा 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 पैसा हर रिडेम्पशन में यूज करते थे, तो ये डिफरेंस था दोनों। चलिए खैर, एक बार डिबेंचर फिर से पढ़ना। चलिए आगे बढ़े, बस वहां 15% था, यहाँ कितना है, 20%। चलिए रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, अब खत्म पे आ गया है चैप्टर, वो लग रहा है देखने से, बस 2 मिनट में खत्म। चलिए, हर कंपनी देखो इधर, जो क्या लेगी डिपॉजिट, टिक ही नहीं लगा रहा कोई, एवरी कंपनी मतलब एवरी कंपनी या जो डिपॉजिट लेगी, हाँ तो ये समझने की जरूरत है ना, तो एवरी कंपनी विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट, याद रखिएगा उसको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर क्या बनाना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, क्या बनाना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, और ईच डिपॉजिटर का ये डिटेल लिखना पड़ेगा। जैसे याद है रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है, ऐसे क्या होता है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। बोलो क्या क्या लिखना पड़ेगा सबका, नाम, एड्रेस, कब लिए, कितना लिए, कितने साल के लिए लिए,
कब इनका पैसा वापस होना है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमने वादा किया है, उसके बाद इंटरेस्ट हम कब कब देंगे, मतलब ईयरली देंगे, क्वार्टरली देंगे, हाफ ईयरली देंगे, और एनी अदर पार्टिकुलर्स। ये आपको लिखना पड़ेगा कहाँ, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में। ये कितने साल के लिए मेंटेन करोगे रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट? 8 साल। 8 साल के बाद अगर आप चाहें तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और याद है ना, 8 साल कहाँ से गिनोगे? हाँ हाँ सुनिए सुनिए, 8 साल कहाँ से? जब लास्ट एंट्री जब हुई तब, समझे? लेटेस्ट एंट्री का मतलब लास्ट एंट्री जब हुई वहां से, मतलब जैसे लास्ट एंट्री हो गई खत्म हो गया, लास्ट एंट्री हो गया बस खत्म, तो भी 8 साल मेंटेन करना। अरे सुनो, 22 में तुम शुरू किए डिपॉजिट, 25 तक में खत्म कहानी, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 3 साल के बाद तो होता नहीं है। अब यहां से कितना साल? 8 साल। तो 22 से मत गिर जाना 8 साल, क्योंकि 25 तक इसमें एंट्री होता रहेगा ना। नहीं समझे? समझ में आ गया? तो लेटेस्ट का मतलब लास्टेस्ट, लेटेस्ट का मतलब एक नया वर्ड हम लोग बनाया, लास्टेस्ट। समझे? लास्टेस्ट समझे, मतलब सबसे लास्ट। क्योंकि जब एक बात बताओ, जब तुम रीपेमेंट कर दोगे तो रीपेमेंट करके रजिस्टर क्लोज कर दोगे ना, अब तो कुछ नहीं लिखोगे उसमें, तो वहां से कितना साल? 8 साल। ये समझ में आया? तो 22 से 8 साल नहीं, 25 से 8 साल, वो भी तब जब 25 में सब कुछ खत्म हो गया हो तब। लेकिन अगर रीपेमेंट नहीं हुआ है, 26-26 में हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो फिर लास्ट एंट्री जिस दिन हुई वहां से कितना? हेडिंग, हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो, जल्दी बोलो हेडिंग। सारे बच्चे नहीं बोल रहे, मैं देख रहा हूं। चलो भाई इधर देखते हैं, ये लो ना, पूरा मेन एग्जांपल ही लेके चलता हूं, क्या दिक्कत है? चलो भाई इसमें देखते हैं, कौन सी कंपनी है बोलो। मान लो हम ये स्कीम 1 पकड़ते हैं, पहले 1 साल के लिए पैसा दोगे तो कितना मिलेगा इंटरेस्ट? कितना पैसा कम से कम? और इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? साल में कितने बार? 4 बार, 3 बार, एक क्वार्टर सोए रहते हो क्या? जिसको साल में क्वार्टर का मतलब 3 बार समझ में आ रहा है, वो एक क्वार्टर तो एक क्वार्टर लेके वो भूल ही गया कि क्वार्टर भी आया था एक। समझ गया मैं तुम लोग का हालत। 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 बार हुआ ना। आइए ठीक है। अच्छा 2 साल, इधर देखो कितना कितना, ये तो इतना ही है, 3, 11, इतना इतना। सुनिए इधर देखिए, हाँ जी जरा ध्यान से सुनो। मालूम चला आपने कंपनी को जब पैसा दिया था, क्या दिया था कंपनी को? पैसा दिया था, तो तुमने दिया था 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए दिया था, तो 11% वाले में आते हो तुम। अरे ना, अगर आप 3 साल के लिए पैसा दिए होंगे तो कितने साल, कितने, कौन रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में आते हो? 11% वाले में। लेकिन वो तब है जब 3 साल तक तुम पैसा रखोगे। लेकिन मालूम चला तुम एकाएक बोल रहे हो, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये बच्ची, क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया जो है वो कंपनी को पैसा 3 साल के लिए दी और 11% वाले में फॉल कर गई। अब इसको 11% इंटरेस्ट मिल रहा है, साल में 4 बार मिल रहा है। देखो इधर एकाएक ये 2 साल के बाद जाती है कंपनी में, 2 साल में, और बोलती है सर मेरी बेटी की शादी है तो मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है ना। तो सर मुझे ना ये सुना एफडी तुड़वा लेते हैं, तो ये तो प्री मैच्योर है, तो क्या वो 3 साल से पहले पैसा वापस मांग रही है? तो अब बोलो अगर 2 साल में मांग रही है, जरा पढ़ो तो 1% कम करके दिया जाएगा। पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। अरे एडवर्टीजमेंट में नहीं, जहां लिखा हुआ वहां, कहां लिखा है रिड्यूस बाय 1%, कहां लिखा है? तो 1% कम। अब मुझे ये बताओ, इधर सुनो चालाकी, इधर देखिए, 1% किस में कम करोगे? 11% में करोगे कि 10.75 में? तुम समझे नहीं। 3 साल के लिए ये पहले दी, पर 2 साल में मांगने लगी, कहीं नहीं नहीं मुझे एफडी तुड़वाना है। तो मुझे ये बताओ, इसको 11% में से 1% माइनस करोगे कि 10.75% में से 1% माइनस करोगे? मतलब 2 साल में मांगा गया, मतलब 2 साल प्लस कुछ नहीं हुआ, या प्लस भी हुआ चलो कोई बात नहीं, प्लस में भी अगला 6 महीना पीछे वाले में काउंट होता है, मालूम है तुम्हें? अच्छा 2 साल 2 महीने हैं तो 2 साल ही माना जाएगा, लेकिन 2 साल 7 महीने हैं तब वो 3 साल माना जाएगा, ये तो जानते हो ना। तो पहले मुझे बताओ, 2 साल के बाद ही पैसा मांग रही है, तो 1% तो घटाओगे,
पर किस में से घटाओगे, क्योंकि अगर ये ओरिजिनल देखो तो ओरिजिनल तो इसका 11% बनता है, क्योंकि 3 साल के लिए दी थी। पर रियल एक्चुअल देखो तो एक्चुअल तो ये 2 ही साल तक रखी है पैसा, तो ये 10.75% बनता है। तो 10.75% में से 1% माइनस करोगे कि 11% में से 1% माइनस? सीधा जो ये ऐसे आंसर दे रहे हो तो पढ़ नहीं सकते हो नीचे? पढ़ के बताओ। ये देखो ना क्या लिखा है, फ्रॉम द रेट लिखा हुआ तो है। अब देखो ये तो पहले इसका रेट है। दूसरा, विच द कंपनी वुड हैव पेड हैड द डिपॉजिट बीन एक्सेप्टेड फॉर द पीरियड फॉर विच सच डिपॉजिट हैड रन। तो 2 साल के लिए रन किया, काश अगर ये 2 साल के लिए ही होता तो कितना ना मिलता, तो 10.75% मिलता ना। अरे 10.75 भी था ना, देख लो तो इसमें से हो जाएगा -1%, इसको मिलेगा 9.75%। कितने महीने के लिए? 24 महीने के लिए। अगर 24 महीने के बाद मांगते हो तो 25 महीने के लिए भी तो 25 महीने, 26 महीने तो 26 महीने। लेकिन जहां वो 2 साल 6 महीने क्रॉस कर गया तो तीसरे में फॉल कर जाता, नहीं समझे? तो फिर तीसरे में तो 11 ही पहुंचा, 11 में से -1 कितना हो जाता? 10। 11 में से 1 गया तो 10 ही हुआ ना। समझ में आ गया? ये लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ, देखो नीचे लिखा हुआ, इधर देखो, वेयर द पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट हैड रन कंटेन्स एनी पार्ट ऑफ द ईयर। तो पार्ट में पहले देखना है, अगर 6 मंथ और मोर है तो फिर ये 1 ईयर माना जाएगा, अगला 1 ईयर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दूं और तुम लोग बता सकते हो। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता हूं, चलो इसी के ऊपर देता हूं। ये लो, एक बड़ा अच्छा मिल गया हम लोग को एग्जाम्पल। चलो देखो इधर देखो सारे बच्चे, 3 साल के लिए दिया गया था, है ना, लेकिन वो पैसा वापस मांग रही है 3 साल का मतलब 36 महीने। 36 महीने कैलकुलेटर में इतना टाइम नहीं लगा था, तो दूसरा कर रहा था मैं। ढाई साल कितना होता है? 30 ना, तो ये 30 ना, और ये जो पैसा मांग रही है वापस, ये मांग रही है 32 महीने में। 32 महीने में ये प्री मेच्योरली पैसा मांग रही है। अब बताओ कैसे 10%? सर 32 महीना 36 महीना माना जाएगा, क्योंकि मैंने बोला इसमें देखिए, अगर 32 महीना बोल रहे हो तो ये कितना हो गया? 2 ईयर और 8 मंथ्स। तो 2 ईयर 6 मंथ से तो ज्यादा हो गया, तो 2 ईयर 8 मंथ्स क्या माना जाएगा? 3 साल। तो 3 साल हो गया 11%। 11 माइनस 1, 11 माइनस 1, नहीं मोड होता है, पहले पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। वो 6 मंथ और मोर है या मोर देन 6 मंथ है? ये भी तो पढ़ो, सबका आंसर लिखने में होता है। 6 मंथ और मोर है तो 30 होता तो भी वो 3 साल माना जाता। समझे? नहीं समझ में आया? 6 मंथ भी तो है, तो 6 मंथ से लेस होगा तो पिछला साल माना जाएगा। 6 मंथ भी टच कर गया तो अगला साल, तो अगला साल माना गया तो क्या हो गया? 11 माइनस 1 कितना हो गया? 10। 30 में 36, यस 30 में क्या माना जाएगा? वो 36। ये समझ में आ गया अच्छे से? एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है इस पर। चलो भाई अब लास्ट ही है, आ जाओ। क्या पढ़ने जा रहे हैं जल्दी बताओ? रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। कौन से फॉर्म में फाइल करोगे? क्या ये हर साल होगा? किसको फाइल होगा? कब तक फाइल हो जाना चाहिए? एवरी ईयर। ठीक है, हर कंपनी को क्या फाइल करना है? डीपीटी 3। आरओसी को कब तक? 30 जून तक। तो 30 जून गिनोगे तो अप्रैल मई जून, 90 डेज के अंदर हो गए, साल खत्म होने के बाद। अच्छा एक बात बताइए, इसमें तो आप इंफॉर्मेशन सब जो लिखेंगे वो एज ऑन 31 मार्च ही होगा। अरे ईयरली जो भी रिटर्न होता है एज ऑन 31 मार्च ही होता है ना, वो अप्रैल मई जून का थोड़ी बताएगा। अप्रैल मई जून तो अगला साल हो गया, तो अप्रैल मई जून मतलब ऐसे 90 दिन में फाइल जरूर होगा, पर स्टेटस कब तक का दिखाएगा? 31 मार्च तक का, और इस पर आपका इनका साइन होना चाहिए। पढ़ लेना भाई, पढ़ लिया? आगे बढ़े तो आपको इनसे साइन करवा लेना, देख लेना। चलिए आगे। बाकी अब ये अमेंडमेंट हुआ था, ये लिखा एवरी कंपनी, सिर्फ किसको छोड़ के?
टीपीटी 3 में इनको एक चीज भी डालना पड़ेगा अब, कि आपने साल भर में किसको किसको डिपॉजिट नहीं माना। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, हैज नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। याद होगा तुम लोग को रूल 2 में 18 थे, कितने थे आपको याद होगा? 18 को आप डिपॉजिट नहीं मानते तो ऐसे तो जानते हो क्या करेगा ये लोग, बदमाशी करेगा कंपनी वाला, सब पैसा ले लेगा और कोई कुछ भी मतलब 73 76 का कंप्लायंस नहीं किया, अच्छा पकड़ा गया तो बोले हम उसको डिपॉजिट नहीं मानते। अरे भाई तो एक काम कर, अब हर साल ना डीपीटी 3 में डाल कि साल भर में तूने ऐसा कौन कौन सा डिपॉजिट लिया जिसको तूने डिपॉजिट नहीं माना। हम भी तो देखें कि जिसको तुमने डिपॉजिट नहीं माना क्या वो डिपॉजिट नहीं मानने लायक था कि नहीं। हाँ नहीं समझे आप? तो इसका मतलब जो आरओसी के अंदर ऑफिसर बैठा हुआ होगा, आरओसी के अंदर जो ऑफिसर बैठा हुआ होगा उसको रूल 2(1)(c) याद होगा? नहीं समझ में आया? वो चेक करता है क्योंकि क्या पता तुमने ऐसे चीज को डिपॉजिट नहीं मान लिया, मैंने तुम्हें कहा ये डिपॉजिट नहीं है, जो डिपॉजिट माना जाना चाहिए था, क्योंकि डिपॉजिट नहीं माने जाने के भी कंडीशन है। भूल गया ये लोग। अब प्रमोटर से लेते हो अनसिक्योर्ड लोन, वो तभी डिपॉजिट नहीं माना जाता जब एबीसी वाले कंडीशन सेटिस्फाइड हो। मालूम चला एबीसी वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है नहीं और कह दिया एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट, एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट है। राधे यार, तुमको तो इसको डिपॉजिट मानना चाहिए था। तो क्या अब ये बड़ा दिमाग लगा लिया ये लोग? यस, समझे? वो अलग बात है कि आरओसी के ऑफिसर को खुद ही पता नहीं होता ऐसे जी। तभी तो आपने सुना होगा आरओसी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी सबका अपॉइंटमेंट होता है ना? अभी मैंने बताया था ना कुछ दिन पहले कि आईआईसीए का नाम सुने हो ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बताया था तुम लोग को एमसीए का थिंक टैंक है। एमसीए का क्या है ये? थिंक टैंक। यहाँ पर रिसर्च होता है। इसमें सीएस ट्रेनी को मांगा था ये लोग, सीएस ट्रेनी में, हाँ सीएस ट्रेनी, और इसमें था सिर्फ सीएस एग्जीक्यूटिव पास होने चाहिए आप, और 20,000 रुपया स्टाइपेंड था पर मंथ। एग्जीक्यूटिव पास होना चाहिए ये बोला मैंने, है ना? 20,000, वो भी आईआईसीए मानेसर। मानेसर जानते हो ना? आईआईसीए गुड़गांव से आ गया ना मानेसर। मानेसर एकदम शानदार बिल्डिंग है, एकदम पूरे इज्जत के साथ, ऊपर से घूस की कमाई बहुत। आप अगर आईआईसीए के अंदर बैठे हुए हैं, आपको याद हो सीआरसी वहीं है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। जितनी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है आजकल वहीं से होती है। तो इनकॉर्पोरेशन में बस वहीं बैठे बैठे अपना चल रहा है। नेम अप्रूव नहीं किया, उधर से आया कंपनी सेक्रेटरी कोई भी, जहां मिला नेम अप्रूव्ड। याद है मेन केस तो नेम अप्रूवल में चलता है कहानी। पढ़े हो ना? नेम अप्रूवल पढ़ाया था सब कुछ। चलिए आगे, अब आ जाओ पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। पीनल का मतलब पेनल्टी वाला है। सुनिए, अगर आपने ओवर ड्यू कर दिया, कितने महीने में पैसा वापस करना था? 36 मंथ। अरे याद है ना, 36 मंथ से ज्यादा रख नहीं सकते तुम, लेकिन तुमने नहीं किया तो फिर 18% इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। समझे? कितने? अच्छा 18% जो तुम दोगे वो आपको याद होगा 36 महीने के से ज्यादा रख नहीं सकते आप। एक चीज इसमें छूट गया था, वो जल्दी से पढ़ाई देता हूं, मैं भूल गया था। याद रखिएगा, आप ऑन डिमांड कभी भी डिपॉजिट वापस नहीं करेंगे। जैसे कोई आया और क्या बोला, आज मेरा डिपॉजिट वापस करो, नहीं करेंगे। ऑन नोटिस भी नहीं करेंगे, और वही था 6 महीने के अंदर नहीं करेंगे, और 36 मंथ के बाद नहीं करेंगे। यही था ना? ये सब तो पढ़ा दिया था, इसमें सिर्फ 2 पढ़ाना था मुझे। क्या क्या? तो आपको एक पीरियड बताना पड़ेगा। जैसे आपने पीरियड बताया 22 महीने, चलेगा 22 महीने कि हम 22 महीने में पैसा वापस करेंगे, चलेगा? अरे 22 तो ठीक है, 6 महीने के बाद है, लेकिन 36 से पहले, ये तो चलेगा। लेकिन तुमने 22 में वापस ना करके 24 में वापस किया, तो कितना ओवर ड्यू हो गया? 2 महीने। अरे 2 महीने ओवर ड्यू नहीं हो गया, तो उस 2 महीने में आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और भी इंटरेस्ट कितना है? 18%। बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? कब तक देना पड़ेगा? जो तुम्हारा रिमेनिंग पीरियड था। चलो अब आ जाओ डैमेज फॉर फ्रॉड। याद रखिएगा, ध्यान से सुनते रहिए जो मैं बोल रहा हूं। सेक्शन नंबर 75 आ गया, 73 खत्म, 76 खत्म, अब बीच में कौन आ गया? 75। अगर कंपनी फेल्स टू पे द डिपॉजिट या फेल्स, ये देखो, फेल्स टू पे द डिपॉजिट या फेल्स टू पे द इंटरेस्ट, ठीक है? कहां से फेल्स टू पे भाई? तो जिस दिन आपका पेमेंट क्या हुआ है? ड्यू। ये पीछे वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बोला जब एक्ट कमेंस हुआ था तो 2013 में हुआ था, उसका 1 साल तो कब का गुजर गया। तो क्या ये जो लाइन है, ये लाइन, क्या ये लाइन अब ट्रांजिशनरी था? अब उसका कोई मतलब नहीं। तो जब भी ड्यू था, आप ड्यू डेट को आप क्या नहीं कर पाए?
प्रिंसिपल नहीं दे पाए या इंटरेस्ट का ड्यू डेट था तो आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, ठीक है। या बहुत बार ऐसा होता है कि एनसीएलटी ना आपको एक्सटेंशन दे देता है, क्या देता है, एक्सटेंशन, लेकिन मालूम चला तो एक्सटेंडेड पीरियड था उसमें भी तुमने वापस नहीं किया। अब तो ये तो बहुत गलत हो रहा ना, ये तो ड्यू डेट पे वापस नहीं किया, या एनसीएलटी कोई डेट एक्सटेंड कर दिया था तो भी तुमने एक्सटेंडेड डेट पे भी वापस नहीं किया या पे भी नहीं किया। तो याद रखिएगा उस केस में अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये सारा का सारा काम किया गया था क्या करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, डिपॉजिटर को फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब समझते हैं, पैसा लेके भागना चाहते थे तुम, पैसा लेके भागना इज व्हाट, फ्रॉड। तो याद रखना उस केस में ज्यादा कुछ नहीं, 447 में बुक करेंगे आपको। कहां बुक करेंगे, 447 में आपको बुक करेंगे। और 447 तो जानते हो तुम, फ्रॉड का सेक्शन है, तो आप पर्सनली लायबल होंगे। और याद रखिएगा जितना भी डिपॉजिटर को लॉस हुआ, जितना भी डिपॉजिटर को डैमेज हुआ, उस सब आपको भरना पड़ेगा। देखो विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी, मतलब कोई लिमिट नहीं है। अगर उनको लॉस हुआ 500 करोड़ का तो आपको 500 करोड़ देना, उनको लॉस हुआ 1000 करोड़ का तो आपको 1000 करोड़ देना, मतलब पूरा एक तो लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी और उनको लॉस जितना भी हुआ है वो तो आपको देना पड़ेगा। और 447 के अंदर जो जेल वेल है वो सब तो होगा ही। और है अभी इतना से इन लोग का मन नहीं भरा, आगे और आइए, ये बाद में जुड़ा है, शुरू से था या बाद में जुड़ा है, बाद में जुड़ा है 76A। और 76A में देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखो, 76A नाम से लग रहा है बाद में जुड़ा है, शुरू से नहीं था ये। अब देखिए 76A में क्या बोला, याद रखिए अगर आपने कभी भी 73 या 76 का क्या किया है, कॉन्ट्रावेंशन, देखो यहां लिखा है, चाहे आपने एक्सेप्ट किया या इनवाइट, इनविटेशन का भी तरीका है, एक्सेप्टेंस का भी तरीका है। अगर आपने 73 और 76 का क्या किया, कॉन्ट्रावेंशन, तो सुन लीजिए आपके साथ क्या क्या हो सकता है। जैसे आपने रिपे नहीं किया, आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, ये फिर से रिपीट हो रहा है क्योंकि ये अमेंडेड सेक्शन है ना, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपसे वो पैसा लिया जाएगा जो पैसा आपका देना बनता था, बात समझ में आ गया। ये तो हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये समझ में आ गया, पहले तो वो आपसे लिया जाएगा। अब आओ पेनल्टी, अब इसके बाद क्या लगेगा, पेनल्टी। पेनल्टी जो है मिनिमम इतना है, लिखो मिनिमम, और मैक्सिमम 10 करोड़ है, ये है मैक्सिमम। पर मिनिमम में 2 बार है, मैक्सिमम तो एक ही बार है, मिनिमम 2 बार है। अब देखो मिनिमम 2 बार क्या है, एक तो 1 करोड़ है, एक तो क्या है 1 करोड़, मतलब कम से कम 1 करोड़ तो लगेगा, या ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी विच एवर इज लोअर। अब सुनिए, डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे तो मालूम चला 70 लाख, तो 70 लाख का दुगुना 1 करोड़ 40 लाख ये हुआ, तो लेकिन फिर वो 1 करोड़ विच एवर इज लेस है ना, तो 1 करोड़ से लेके 10 करोड़, ये मतलब हुआ ना उस केस में। लेकिन अगर किसी ने 5 करोड़ का डिपॉजिट लिया था, तो भी हो जाएगा, छोड़ो खैर। अच्छा ऐसे था, इस वाले केस में कौन छोटा रह गया, 1 करोड़, ये रह गया ना, 1 करोड़ तो छोटा रह गया है ना। अच्छा किसी ने 5 करोड़, अच्छा इसमें भी 1 करोड़ था, कोई छोटा वाला लेते हैं, किसी ने 20 लाख का डिपॉजिट लिया था, तो 20 दूना 40, 40 और 1 करोड़ बीच लेस 40 लाख, 40 लाख से लेके 10 करोड़, नहीं समझे। आपको मिनिमम में 2 ऑप्शन है, मिनिमम में कितने ऑप्शन है, 2, इन दोनों का जो लेस है वहां से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 10 करोड़। अब समझ में आया, तो 10 करोड़ इज द मैक्सिमम और मिनिमम ये है। मिनिमम में पहले क्या था, 2 इंटू डिपॉजिट या 1 करोड़, विच एवर इज लेस से शुरू होगा कहानी। अगर तुम्हारा 1 करोड़ लेस आया तो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का, और अगर तुम्हारा 2 इंटू डिपॉजिट वाला कोई होगा, जैसे 20 गुना 40 लाख ही था, तो 40 लाख से शुरू होकर कहां तक जाएगा, मतलब मिनिमम इतना तो तुम्हारा पेनल्टी होगा ही होगा, और मैक्सिमम यहां तक जा सकता है। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया। 2 इंटू डिपॉजिट, डिपॉजिट लिया था 20 लाख का, तो 20 लाख इंटू 2 कितना हुआ, 40 लाख, और 1 करोड़, दोनों में से छोटा कौन है, 40, तो 40 लाख का तो होगा ही होगा पेनल्टी, और 40 लाख से वो कहां तक जा सकता है, 10 करोड़ तक। लेकिन अगर तुमने वो 70 लाख का लिया था तो
तो 70 इंटू 2 140, 140 और 1 करोड़, 1 करोड़, तो 1 करोड़ तो कम से कम होगा ही। 1 करोड़ से कहां तक, 10 तक भी जा सकता है। मतलब मिनिमम के लिए फॉर्मूला है, मैक्सिमम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं। बात समझ में आ गया? तो जो भी फॉर्मूला से निकला उतना तो पेनल्टी होगा ही होगा। क्लियर है? ये उतारना नहीं तुम लोग ऐसा। ये कौन है? 76A है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर डिपॉजिट 20 करोड़ लिए थे तो 20 करोड़ इंटू 2 कितना हो गया? 40 करोड़, और 1 करोड़ कौन है लेस? 1 करोड़, तो कम से कम 1 करोड़ का तो होगा ही। हाँ, वो 1 करोड़ से बढ़ के कहां तक जा सकता है? 10 करोड़। अब बाकी वो तो 20 करोड़ का तुम डिपॉजिट लिए थे, वो तो तुमसे पहले ले लिया ना। अरे पहले लाइन में नहीं बोला था कि जितना था उतना तो लेंगे ही? ये पेनल्टी है। जैसे ट्रेन में जाते हो तो पहले टिकट बनाता है, उसके ऊपर से पेनल्टी लेता है अगर बेटिकट पकड़े गए तो वही कहानी है। ये पेनल्टी है, ये टोटल नहीं है, ये सिर्फ ऊपर से क्या है? पेनल्टी है। आ रहे हैं, पहले ये समझ में आ गया? आओ चलो अगला। उसके बाद देखिए, ये तो कंपनी के ऊपर था, तो पहले तो कंपनी से पैसा ले लिया। देखो ये पैसा लिया ना, अगर ये बोल रहा है कि 20 करोड़ का डिपॉजिट लिया गया था, तो पहले तो 20 करोड़ ले लिया यहां पे, और ऊपर से पेनल्टी लगाया है। और उसके बाद अब ऑफिसर को पकड़ा है। ऑफिसर को कहा है 7 साल तक की जेल हो सकती है। 7 साल तक की क्या हो सकती है? जेल। और 25 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक का क्या हो सकता है? जुर्माना हो सकता है। और अगर ये पता चला कि जो ऑफिसर है जानबूझ के गलती किया था, तो 447 के अंदर उसको बुक किया जाएगा। जानबूझ के किया गया गलती फ्रॉड माना जाता है, मालूम है? कोई दिक्कत? चलिए भाई, प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्प्ट कर दिया है क्या? देखो तो ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। क्या पूरा 73 नहीं लगेगा अब इसके ऊपर? पूरा 73 नहीं लगेगा, लगभग आप देख लीजिए 73 नहीं लगेगा, बस वो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट को छोड़ के, बाकी तो लगभग हटा ही दिया है। अच्छा, ये सारे से हटाया है या कुछ प्राइवेट कंपनी? कुछ। सुनिए, कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कहां तक का ले रही है? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपी। एसपी जानते हो, फ्री रिजर्व से माना जाता है, याद है ना? अगर ऐसे भी मैंने तुम लोग को वहां लिखवा दिया था कि प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट अप टू 100%। 100 से तो ज्यादा को तो कहीं भी अलाउ नहीं करेगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, एग्जेम्पशन तब है जब दूसरा आप स्टार्टअप हैं और अप टू 10 ईयर, इसका मतलब पीछे वाले पेज पर जाके जहां 5 साल लिखा था वहां 10 ईयर कर दो। बदल गया ना? यस। पीछे वाले पेज पर जाओ, एक जगह 5 साल लिखा हुआ था स्टार्टअप में, अब उसको काट के क्या कर दो? 10 साल। कहां, कौन से पेज पर है? 361 पे। मिला? चलिए, उसके बाद ये सेम पढ़ा चुका हूं, देख लो। तो एक बात बताइए, इनको एग्जेम्प्ट कर रहा है, किससे एग्जेम्प्ट कर रहा है? देखो तो 73 सब सेक्शन 2 ए और ई, ए से लेके ई तक, ए बी सी डी ई। अब देखो ए बी सी डी ई, किससे किससे तुम बच जाओगे? तो देखो, आपको सर्कुलर इशू नहीं करना, क्रेडिट रेटिंग नहीं लेना है, सर्कुलर का कॉपी फाइल नहीं करना आरओसी को। उसके बाद ये जो था तुम्हारा 20% हो गया ना, अब 20% लिखो। 20% नहीं था जो जमा करना है, लिक्विड एसेट्स, ये नहीं करना है। डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं लेना आपको, या जो डिपॉजिट सिक्योरिटी नहीं था, यहाँ पर डिपॉजिट इंश्योरेंस की जगह डिपॉजिट सिक्योरिटी लिखो। आपको डिपॉजिट सिक्योरिटी नहीं देना, आपको इस बात का सर्टिफिकेट नहीं देना कि डिफॉल्ट। तो जब कुछ बचा क्या? कहाँ कुछ बचा? तो मुझे लग रहा है 73 से पूरा ही एग्जेम्प्ट कर दिया उसको। ये बोल रहा है ए से ई तक में, तो सारा कहानी तो ए से ई तक में ही था, तो कहा ये सब आपको मानने की जरूरत नहीं। इसका मतलब देखा जाए तो अच्छा, सारी प्राइवेट कंपनी है, छोटी प्राइवेट कंपनी? छोटी तुम जानते हो दो ही है, या तो वो स्टार्टअप है 10 साल तक के लिए, और दूसरा वो वही ए बी सी वाले कंडीशन सेटिस्फाई करे। चलो हेडिंग बोलो। चलिए सुनिए, अब क्या करना होता है,
आपसे एग्जाम में ये लोग थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे, क्या पूछेंगे सो सुनिए। ये लोग क्या करेगा, आपसे ये पूछ सकता है कि चेकलिस्ट लिखो। तो चेकलिस्ट क्या होता है भाई? अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो और डिपॉजिट के ऊपर चेकलिस्ट बनाना हो, तो तुम क्या चेकलिस्ट बनाओगे? 73, 76 और रूल के सारे कंडीशन को चेक करोगे। बस जिस चैप्टर पे वो ये चेकलिस्ट पूछे हैं, उस चैप्टर के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी रूल्स हैं, सब लिखना। बस उसके पहले तुम लिख देना वेदर 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 वेदर। नहीं समझे? ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, यही तो है चेकलिस्ट। नहीं समझे आप? नहीं समझ में आया चेकलिस्ट का मतलब? जब भी वो ऐसे चेकलिस्ट सुने जाते, तो जैसे मैं अपने स्टाफ को दूं कि भाई आप क्लास के अंदर का सारे बच्चों का कोड ऑफ कंडक्ट है, चेकलिस्ट बनाओ, तो क्या बनाएगा? वेदर द स्टूडेंट हैड वेयर्ड व्हाट ID card or not, whether the student are on time or not, whether the student are concentrating on studies or not। नहीं समझे? अरे यही होगा ना, यही हुआ चेकलिस्ट। तो ऐसे ही यहाँ पे चलो तुम बताओ क्या क्या चेक करोगे? सर 73 का कंप्लाइंस हुआ कि नहीं, 76 का कंप्लाइंस हुआ कि नहीं। ये तो शॉर्टकट हो गया, क्योंकि 73, 76 तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को थोड़ी पता है, तो चेकलिस्ट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए। तो क्या शुरू से क्या सर्कुलर इशू हुआ कि नहीं, क्या सर्कुलर में सारी बातें सच लिखी गई कि नहीं, सर्कुलर में कोई बातें झूठी तो नहीं है। अगर हम पब्लिक से ले रहे हैं तो सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट हुआ कि नहीं, एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में छपा कि नहीं छपा, छपने से पहले 30 दिन पहले वो आरओसी को गया कि नहीं गया, है ना? यही सब ना। ये देखना है कि रीपेमेंट करने के लिए जो वो 20% वाला जो था वो वाला अकाउंट क्रिएट हुआ या नहीं, है कि नहीं? यही सब होगा ना, और क्या होगा? तो चलो देखते जाओ। सबसे पहले तो एक बात बताइए, इस बात को लेके फैसला कहाँ हुआ होगा कि हम पैसा लेंगे डिपॉजिट के थ्रू? बोर्ड मीटिंग में। तो बोर्ड मीटिंग सही ढंग से हुआ कि नहीं? उसके बाद तुम्हारा ORSR का काम चलता है, याद होगा? अरे ORSR का काम नहीं चलता है, तो ORSR के लिए तो जनरल मीटिंग कराना पड़ेगा। तो जनरल मीटिंग होना है कि नहीं होना है, इसका भी फैसला कहाँ हुआ होगा? बोर्ड मीटिंग में। उसके बाद जनरल मीटिंग हुआ कि नहीं, ORSR पास हुआ कि नहीं। जब भी अगर SR पास हुआ तो MGT 14 गया कि नहीं गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोर्ड मीटिंग के अंदर जो सर्कुलर है या एडवर्टीजमेंट है उसको अप्रूव कराया गया कि नहीं ठीक ढंग से। उसके बाद आपको याद होगा जो भी तुम्हारा फॉर्म होता है सर्कुलर या फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, वो किसको फाइल होता है? ROC को फॉर रजिस्ट्रेशन। वो फाइल हुआ कि नहीं? डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट हुआ कि नहीं? याद है डिपॉजिट ट्रस्टी कौन से फॉर्म में? DPT 2। पूरा चैप्टर उठा के लिख दिया। उसके बाद आइए अगला, और क्या काम होना है भाई? उसके बाद आपने रेटिंग लिया कि नहीं, किससे? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। उसके बाद आप ROC को फाइल कर दिया। ROC को फाइल करने के 30 दिन बाद, कितने दिन बाद? इशू करना है तो इशू कर दो, एडवर्टाइज करना है तो एडवर्टाइज कर दो, ये है ना? अगर इशू करना है तो किससे भेज दो? याद है रजिस्टर्ड पोस्ट सबसे, इलेक्ट्रॉनिक मोड। और अगर तुमको पब्लिश करना है तो इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में वो गया कि नहीं। उसके बाद अपने वेबसाइट पर डाला कि नहीं डाला। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिए, जब भी आप पैसा लेंगे तो आपको एक डिपॉजिट रिसीट देना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 21 डेज। कहाँ से गिनोगे? जिस दिन आपने को पैसा मिला है। ये नई बात तुमने देखा यहाँ कि डिपॉजिट के नाम पर जब भी पैसा लेते हैं तो सामने वाले को क्या देते हैं? डिपॉजिट रिसीट। कितने दिन में? 21 डेज में। उसके बाद आपने रजिस्टर बनाया कि नहीं बनाया, और जो रजिस्टर है उसके अंदर जो भी एंट्री हो रही है, या तो कोई डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी या कोई अदर ऑफिसर ही ऑथेंटिकेट करेगा कि एंट्री सही ढंग से हो रही है। और साल खत्म होने के बाद DPT 3 फाइल किया कि नहीं। बस, है ना? सब में वेदर 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 वेदर। आप वेदर के जगह पे वो भी लिख सकते हैं, चेक दैट चेक दैट चेक दैट। चेकलिस्ट है ना, तो चेक दैट चेक दैट चेक दैट चेक दैट चेक दैट चेक दैट। ड्यू डिलिजेंस होता है, इंश्योर दैट इंश्योर दैट इंश्योर दैट इंश्योर दैट, यही चलता। तो तुमको कौन वेदर वेदर लिखना अच्छा लगता है? चेक दैट चेक दैट चेक दैट चेक दैट चेक दैट चेक दैट। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया खत्म, है ना? चलिए इसके बाद जो चैप्टर आ रहा है अगला कौन सा है? चार्ज। वो करेंगे हम ब्रेक के बाद।